टेन्मा अपने सहपाठियों के साथ उत्तरी कमांडर मेनू इजुमी के सामने जागरण समारोह में शामिल है। यही वो व्यक्ति है जिसने मानवता की आशा और सबसे शक्तिशाली जागृत योद्धा को प्रशिक्षित किया और बनाया था। बच्चों की छिपी क्षमता को जगाने के लिए वो एक जागरण मोनोलिथ को बुलाता है। कई छात्रों ने कोशिश की, लेकिन किसी का भी जागरण नहीं हुआ। विडंबना ये रही कि उन सब में सबसे मोटा गुंडा जागृत हो गया। हमारा लड़का उसे एक तरफ धक्का देता है और प्रचंड संकल्प के साथ पत्थर को छूता है। उसी क्षण उत्तरी कमांडर स्वयं उसके भीतर विनाश के एक साक्षात देवता को देख लेता है। मोनोलिथ से एक विशाल नीला कमल खिल उठता है और टेन्मा को ओवर मिमेसिस नाम की एक छिपी हुई स्किल मिलती है, जो उसे किसी भी विरोधी की क्षमता के अनुसार खुद को ढालने और उसके खिलाफ नई काउंटर स्किल बनाने की शक्ति देती है। सीधा मतलब उसे बेहद खतरनाक और टूटे हुए स्तर की शक्तियां मिल गई। मोटा लड़का जलन सहन नहीं कर पाया और टेन्मा पर हमला करने की कोशिश की। तभी अचानक एक आदमी उसके पीछे प्रकट होता है और केवल अपनी मौजूदगी से उसे भय से जकड़ देता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। पूरी तरह विश्लेषण करने के बाद टेन्मा थंडरवेव नाम की काउंटर स्किल प्राप्त करता है और एक छोटे कमल क्षेत्र के भीतर पहुंच जाता है। हर बार जब उसका अनुकूलन पूरा होता है, लोग उसे एक ऐसे राक्षस की तरह देखते हैं जिसने अभी अभी कोई टूटी हुई शक्ति हासिल कर ली हो। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत आसमान से एक विशाल मोनोलिथ गिरता है और संस्थान के ऊपर आकर ध्वस्त हो जाता है। उत्तरी कमांडर की मौजूदगी के बावजूद ये एक बड़ी समस्या है। इस मोनोलिथ का आगमन एक शक्तिशाली आपदा दानव के आने का संकेत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन हमारा लड़का इतना क्रोधित है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं। वो अकेले ही उस खतरे का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसे तो ये सोचकर खुशी भी होती है कि जागृत होने के बाद उसका पहला दुश्मन उसी जाति का प्राणी है जिसने उसकी माँ की जान ली थी। इसलिए उसके लिए ये सचमुच खुशियों का दिन है। ध्यान रहे, वो ये सारी बातें एक ऐसे कंकाल सैनिक से कह रहा है जो सचमुच आग में जल रहा है। नई शक्तियां हासिल करने के बाद टेन्मा सोचता है कि क्यों न इन्हें तुरंत आजमाया जाए। थंडरवेव का इस्तेमाल करते हुए वो बिजली जैसी गति से आगे बढ़ता है और कंकाल सैनिक के सामने पहुंच जाता है। राक्षस हमला करता है, लेकिन टेन्मा की अविश्वसनीय गति उसे न केवल बचा लेती है, बल्कि वह उस विशाल दानव को एक भयंकर मुक्का भी मारता है। वो किसी के द्वारा कमजोर समझे जाने को स्वीकार नहीं करता और नहीं चाहता कि इन राक्षसों के हाथों कोई और मरे। केवल एक ही वार उस प्राणी को जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके सभी सहपाठी हैरान रह जाते हैं। वे उसकी अपार शक्ति देखकर स्तब्ध है और सोचते हैं कि अब भागने की जरूरत भी है या नहीं। जो नया जागृत लड़का कुछ क्षण पहले तक कुछ भी नहीं था, वही अब एक स्तर 8 के आपदा दानव को पूरी इमारत पर फेंकने की ताकत रखता है। पर्यवेक्षक भी उतना ही हैरान है, क्योंकि टेन्मा का स्तर 0 सामान्य स्तर 0 जागृत योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर भी उसके स्तर पर भी कंकाल सैनिक को हराना असंभव माना जाना चाहिए, क्योंकि उस प्राणी के पास 2 खतरनाक क्षमताएं हैं। पहली, उसकी रक्षा शक्ति बेहद विशाल है। दूसरी अभी सक्रिय होने वाली है, जिसका नाम है बोनफायर। ये नीली ज्वालाओं की एक भयंकर दीवार है जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। टेन्मा के दोस्त चिंतित है, जबकि उसका दुश्मन उसकी मौत का जश्न मनाने लगा है। सबको लगता है कि ये अंत है, लेकिन असल में ये तो केवल शुरुआत है। काकाशी कॉपी निंजा से प्रेरणा लेते हुए टेन्मा अपने मन में इस क्षमता का विश्लेषण करने लगता है। वो ये भी समझता है कि जैसे जैसे दुश्मन के हमले उसे लगते हैं, उसकी विश्लेषण गति लगातार बढ़ती जाती है। बर्फीले खरगोश जैसी प्रशिक्षक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि स्तर 10 का जागृत योद्धा भी कंकाल सैनिक के बोनफायर हमले को झेल नहीं सकता। वास्तव में टेन्मा का शरीर अपनी ही चमड़ी खो रहा है। उसका शरीर जलकर सूख रहा है और उसकी पसलियां तक दिखाई देने लगी है, लेकिन उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं। उसकी आंखों के सामने केवल उसकी प्यारी माँ की छवि है, जिसने इन्हीं निर्दयी लपटों को सहा था। तभी पर्यवेक्षक समझ जाता है कि इस लड़के ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया है। प्रतिभाशाली जागृत योद्धा की हालत ऐसी दिख रही है मानो जीवन के अंतिम क्षणों में हो। फिर भी वो घोषणा करता है कि विश्लेषण पूरा होते ही वो कंकाल सैनिक को मार डालेगा। सच कहें तो ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से शानदार लगता है। उसके सहपाठियों को अफसोस होने लगता है कि उन्होंने हमेशा उसे कम आंका। तभी कुछ लोग फिर से नीले कमल को खिलते हुए देखते हैं, जो संकेत देता है कि जागृत योद्धा अब कोई चमत्कार दिखाने वाला है। शरीर लगातार नष्ट हो रहा है, फिर भी टेन्मा नई स्किल तक पहुंचता है और ब्लैक आइस वॉल सीख लेता है, जो किसी भी सतह पर बर्फ बनाकर आग आधारित हमलों को रोक सकती है। जैसे ही उसे ये स्किल मिलती है, सिस्टम उसका पूरा शरीर ठीक कर देता है और उसे फिर से पूर्ण स्वास्थ्य में लौटा देता है, जिससे वो उन भयंकर नीली लपटों से नष्ट होने से बच जाता है। टेन्मा समझता है कि वो एक ही वार में सैनिक को नहीं हरा सकता था, लेकिन अब उसके आंकड़े फिर से बढ़ चुके हैं, इसलिए सिद्धांत रूप से उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। कमल की सुंदर पंखुड़ियां उसके शरीर को ढक लेती है
और उसे फिर से पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। उसके सहपाठी उसका उत्साह बढ़ाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि ये आदमी इतनी भयंकर परिस्थिति में भी अपने घाव भर रहा है। शिक्षक उसकी उपचार क्षमता देखकर मंत्रमुग्ध रह जाती है। आखिर कुछ ही देर पहले इस लड़के ने बिजली आधारित हमला भी इस्तेमाल किया था। एक बात बिल्कुल साफ है, ये आदमी सबसे अलग है। वो असाधारण जागृत योद्धा है। उसकी स्वयं को ठीक करने की क्षमता देखकर लोग सोचने लगते हैं कि क्या वह अपने शरीर के नष्ट हुए हिस्सों, यहाँ तक कि दिमाग को भी दोबारा बना सकता है। ये सवाल दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल कंकाल सैनिक क्रोधित हो चुका है और उसके ऊपर फिर से नीली लपटों की एक और लहर छोड़ देता है। इस बार हालांकि हमारा लड़का अपने पूरे शरीर को धातु जैसी मोटी बर्फ की परत से ढक लेता है। अब तो वे भयंकर नीली ज्वालाएं भी इस बर्फीले कवच को पिघला नहीं पाती, जिसका मतलब है कि अब वो पूरी तरह से उस शक्ति के प्रति प्रतिरक्षित हो चुका है। लपटों को चीरते हुए ये आदमी स्वयं विनाश के देवता की तरह आगे बढ़ता है। कंकाल सैनिक के विशाल वार से बचता है और उसी बर्फीले कवच का उपयोग करके अपनी भुजा से एक विशाल तलवार बना लेता है। ये आदमी किसी अंतिम बॉस जैसा दिख रहा है और कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। इमारत जितनी बड़ी उस तलवार से टेनमा कंकाल राक्षस पर एक साफ और घातक वार करता है, जिससे सभी दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। उसकी गति और शक्ति के बारे में किसी के पास शब्द नहीं बचते। उसकी चालें सामान्य इंसानी आंखों से देखी ही नहीं जा सकती। लड़ाई समाप्त होने पर टेनमा का कवच धीरे धीरे मिटने लगता है और वो गर्व से कहता है कि उसने आक्रमण और रक्षा दोनों की परम स्किल हासिल कर ली है। लड़ाई के बाद उसके दोस्त उसे पुकारते हैं और रूकी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। सीओ उसे देखने नहीं आई थी और उसकी चिंता करते हुए कहीं चली गई थी। टेनमा सोचने लगता है कि शायद उसने उसे नाराज कर दिया है, जबकि प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक दोनों अब भी सदमे से भरे हुए खड़े हैं। एक साधारण जागृत लड़के ने ऐसे आपदा दानव को हरा दिया था जिसे स्तर 100 का जागृत योद्धा भी नहीं हरा सकता था। चा को आदेश दिया जाता है कि वो यहाँ की स्थिति संभाले और प्रधानाचार्य तक संदेश पहुंचाए कि ये प्रतिभाशाली जागृत लड़का अब उनके साथ जा रहा है। टेनमा का सबसे अच्छा दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थकता और कहता है कि लड़ाई के दौरान वो किसी देवता जैसा लग रहा था। तभी पर्यवेक्षक स्वयं उसके पास आता है ताकि उससे व्यक्तिगत रूप से बात कर सके। बाकी सभी सहपाठी भी उत्साहित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेनू शायद उसे अपना शिष्य बनाने वाला है। याद रखिए, यही व्यक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली जागृत योद्धा जिन तैयबा का गुरु भी रहा है, इसलिए उसके मानदंड बहुत ऊंचे हैं। टेनमा का दोस्त उन्हें अकेला छोड़ने के लिए वहां से हट जाता है और उत्तरी कमांडर लड़के की विशेष प्रतिभा की प्रशंसा करता है। टेनमा समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मेनू ने उसके दिल में गहराई तक जमीन नफरत और क्रोध को पहचान लिया है। वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इतना कटु इंसान बना दिया। तब टेनमा अपने दुखद अतीत की कहानी सुनाता है। 10 साल पहले वो एक कंकाल राक्षस के हाथों मारे जाने से कुछ ही पल दूर था। तभी एक जागृत योद्धा ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसकी माँ बोनफायर की लपटों में जलकर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। मरने से पहले उसने अपने बेटे से कहा था कि वो अपने विश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़े। उसी दिन से लड़के के भीतर आपदा दानवों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। वो उन सभी को मार देना चाहता था और विनाश के दानव तथा उसकी जाति के अंत की कसम खा चुका था। वही नफरत आज भी उसके भीतर मौजूद है और ये सब बताते हुए टेनमा रो पड़ता है। मेनू एक अजीब बात पर ध्यान देता है। उसकी बाई आंख से आंसू नहीं निकलते, लेकिन दाई आंख अपने आप रोती रहती है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद से ही ऐसा हो रहा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मेनू उसे एक प्रस्ताव देता है। वो उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है और उसे सर्वोच्च संगठन में शामिल करना चाहता है ताकि वह राक्षसों का शिकार कर सके। सेवियर लीग एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य आपदा दानवों से लड़ना और उनका विनाश करना है। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली जागृत योद्धा शामिल होते हैं। इसे राक्षसों को खत्म करने वाली एक विशेष सेना समझ सकते हैं। इसके सदस्यों को सेवियर कहा जाता है। उन्हें संसाधन, हथियार और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती है ताकि वे पुरस्कार अर्जित कर सकें। ये एक नौकरी की तरह है जहां एक प्रशिक्षु सेवियर को भी हर महीने 10,000 स्वर्ण मिलते हैं और ये कोई छोटी राशि नहीं है। लेकिन इन सभी सुविधाओं के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सेवियरों को जब भी बुलाया जाए उन्हें आपदा दानवों से लड़ना पड़ता है। वे दुनिया की रक्षा करने वाली अग्रिम पंक्ति है। सच कहें तो टेनमा को इनाम से कोई मतलब नहीं है। उसे केवल उन राक्षसों को मारना है, यही उसका उद्देश्य है। वो इस समय पूरी तरह राक्षस विनाशक बनना चाहता है। वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और जानता है कि हर फरवरी में लीग एक परीक्षा आयोजित करती है जिसमें 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। अंक प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन केवल शीर्ष 100 प्रतिभागियों को ही सेवियर बनने का अवसर मिलता है। ये सुनकर टेनमा पूछता है कि अब तक का सबसे बड़ा स्कोर क्या रहा है। मेनू बताता है कि सबसे ऊंचा स्कोर 1,15,000 अंक था, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा जिन तैयबा ने बनाया था। 11 वर्षों से कोई भी उस रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाया है और उसके आधे अंक भी किसी
किसी को परीक्षा में पहला स्थान दिलाने के लिए काफी है। टेनमा जिन तैयबा को मानवता की आशा और एक महान योद्धा मानता है, लेकिन मेनू उसे समझाता है कि अपनी तुलना जिन तैयबा से करना ठीक नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग स्तर का व्यक्ति है। मगर हमारे लड़के का आत्मविश्वास अलग ही है। वो घोषणा कर देता है कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। उसकी बात सुनकर मेनू भी हैरान रह जाता है। उसे अपने पुराने शिष्य जिन तैयबा की याद आ जाती है, जिसने कभी कहा था कि एक दिन कोई इंसान उसकी प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसा लगता है कि वो नया उत्तराधिकारी आखिरकार सामने आ गया है। ऐसी क्षमता उसके सामने खड़े इस लड़के में दिखाई देती है। अगले दृश्य में वे पत्थर के स्मारकों के पास पहुंचते हैं, जो दोनों दुनियाओं के बीच रास्ते बनाते हैं। केवल राक्षसों को मारना काफी नहीं होता, इन स्मारकों को भी नष्ट करना पड़ता है, वरना वे लगातार नए राक्षस पैदा करते रहेंगे। उनके सामने खड़ी इमारत खास तौर पर ऐसे स्मारकों को नियंत्रित रखने के लिए बनाई गई है, ताकि आपदा दानव बाहर न निकल सके। साथ ही इन्हें नए सेवियरों की परीक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ली की भाषा में इन्हें स्टेज कहा जाता है और इनके भीतर के राक्षस पूरी तरह अनियंत्रित माने जाते हैं। यही कारण है कि नए लोग जब इन स्टेजों में प्रवेश करते हैं तो अक्सर मारे जाते हैं, जिसके कारण इन जगहों को रूह की कब्रिस्तान कहा जाता है। जिन तैयबा ने अपने शुरुआती दिनों में इसी स्टेज को केवल 3 मिनट में पूरा कर लिया था। अब मेनू चाहता है कि टेनमा भी यही परीक्षा 3 मिनट से कम समय में पूरी करे, तभी वो आधिकारिक रूप से उसे अपना शिष्य मानेगा। अगले दृश्य में मेनू अपने नए प्रतिभाशाली लड़के के साथ घूम रहा है, जिसके बारे में अब हर कोई बातें कर रहा है। लोग अब इस आदमी की तुलना सबसे शक्तिशाली योद्धा की कहानी से करने लगे हैं। किसी की समझ में ही नहीं आ रहा कि ये खुद मेनू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जब सब तरह तरह की बातें सोच रहे होते हैं, तब हमारा लड़का आपदा स्तर को देखता है। इस चरण का स्तर 10 है, यानी कंकाल सैनिक से 2 स्तर ज्यादा ताकतवर, जिससे वो सोचने लगता है कि आखिर उसे किस तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के चेहरों पर छाए सदमे को देखकर टेनमा हैरान होता है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने कभी किसी चरण के अंदर कदम ही नहीं रखा हो। वो स्वागत कक्ष पर बैठी महिला के पास जाता है और चरण में प्रवेश करने की अनुमति मांगता है। वो उसे आगे ले जाती है और उसके दल के बारे में पूछती है, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो अकेला ही है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। स्वागत कक्ष वाली महिला इसे अपना अपमान समझ लेती है और सोचती है कि ये आदमी उस पर डोरे डाल रहा है। बेचारा कुछ ही सेकंड में गलतफ हमी के इलाके में पहुंच गया और लड़की का भरोसा भी खो बैठा। टेनमा को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि आसपास खड़े लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे घमंडी दिखावा करने वाला समझते हैं। बात साफ करने के लिए वो फिर से अपनी बात दोहराता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो सिर्फ चरण को चुनौती देना चाहता है। लेकिन वो महिला खुद को किसी रानी से कम नहीं समझती और सोचती है कि वो बस अपनी बेइज्जती छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो तो उसे शांत करने के लिए अपना नंबर देने तक को तैयार हो जाती है, ताकि ये मूर्ख हद से आगे न बढ़ जाए। अब सच में परेशान हो चुका टेनमा उसे चेतावनी देता है कि वो तीसरी बार अपनी बात नहीं दोहराएगा। उसे किसी स्वागत कक्ष वाली महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ अपने चरण वाले मिशन की परवाह है। उसके शब्दों से डरकर वो आखिर उसकी बात मान लेती है और कहती है कि अगर उसकी मौत हुई तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। टेनमा कंगन उठाकर अपनी बाह पर बांध लेता है और उस बेकार मुलाकात को याद करके चिढ़ जाता है। बाहर खड़े बाकी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं कि उसने लड़की का नंबर नहीं लिया और खुद को बड़ा सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा है। असल बात यह है कि जो भी नया व्यक्ति स्तर 10 के चरण को चुनौती देता है, वो लगभग अपनी मौत को न्योता दे रहा होता है। दोनों के बीच ताकत का अंतर इतना भयानक है। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टेनमा के वरदान को लेकर उत्सुक हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। समस्या ये है कि वरदान होने के बावजूद उसका स्तर अभी भी 0 है, इसलिए उनकी नजर में वो पहले से ही मरा हुआ आदमी है। काम पर ध्यान लगाते हुए टेनमा अपनी पहचान की जानकारी वाले कंगन को जांच बिंदु पर लगाता है और दूसरी तरफ जाने की अनुमति पा लेता है। सारे उबाऊ औपचारिक काम खत्म होने के बाद वो शरीर को ढीला करता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। समय गिनना शुरू होता है और साथ ही शुरू होती है उसकी 3 मिनट में इस चरण को जीतने की चुनौती। वो राक्षस की तरह आगे दौड़ पड़ता है और महसूस करता है कि ये जगह कितनी विशाल है, जबकि ये एक कृत्रिम चरण है। अपने जीवन में पहली बार किसी राक्षस से सामना करते हुए वो स्तर 4 के कड़ामा से टकराता है, जो देखने में किसी डरावने कुत्ते जैसा लगता है। टेनमा एक ही तलवार के वार में उसे खत्म कर देता है। उसकी बर्फ को रूप बदलने वाली शक्ति याद है ना? वो आसानी से युद्ध कुल्हाड़ी और हर तरह के हथियार बना सकता है। जैसे ही एक कड़ामा मरता है, बाकी भूखे पेड़ जैसे राक्षस भी पहुंच जाते हैं, जो किसी डरावने पोकेमोन की तरह दिखाई देते हैं। बाहर खड़ी आया अपने पिता द्वारा रखी गई इस परीक्षा का कड़ा विरोध कर रही है। नए लोगों के लिए कई और चरण मौजूद थे, लेकिन उन्होंने टेनमा को सीधे सबसे कठिन चरण में भेज दिया। सच्चाई ये है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या टेनमा आखिरकार जिन को पीछे छोड़ सकता है, इसलिए वो दोनों के परिणामों की तुलना कर रहे हैं। यहाँ तक कि एजिया भी मानती है कि उस परम योद्धा को पीछे छोड़ना असंभव है, क्योंकि उसकी सीमाएं इंसानों की पहुंच से बहुत आगे है।
लेकिन उसके पिता जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में ऐसा सोचती है। उसकी नजर में जिन शुरुआत में एक सामान्य और अच्छा इंसान लगा था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से देखा कि वो आदमी स्तर 97 के विनाशकारी दैत्य को ऐसे मार रहा था जैसे वो कुछ भी न हो। जब उसकी नजर जिन की आंखों से मिली तो उसे उनमें एक देवता जैसी ठंडी और गणनात्मक दृष्टि दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों की सीमा पार करके खुद एक देवता बन चुका हो। ये सच है, लेकिन मेनू का कहना है कि तेनमा में भी वही क्षमता दिखाई देती है, बस उसे उस स्तर तक पहुंचने में समय लगेगा जिन मानवता का रक्षक देवता है, जबकि तेनमा ऐसा दानव लगता है जो अपनी ही नफरत में डूबा हुआ है, और यही दोनों को एक दूसरे का पूर्ण विपरीत बनाता है। वापस चरण के अंदर हमारा लड़का पूरे कड़ामा झुंड का आसानी से सफाया कर चुका है। दुर्भाग्य से उसकी क्षमता इन कमजोर जीवों को इतना महत्वपूर्ण भी नहीं मानती कि उनसे कोई जानकारी हासिल की जाए। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो, और वो तुरंत पलटकर वार कर देता है। हैरानी की बात यह है कि वो वाला भी बहुत आसानी से मर जाता है। तेनमा सोचने लगता है कि क्या इस आपदा स्तर 10 के सारे जीव इतने कमजोर हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो इस चरण को नए लोगों की कब्रगाह नहीं कहा जाता। जरूर कोई ऐसी बात है जो उसे नहीं पता, और वो बिल्कुल सही सोच रहा होता है। प्रणाली एक बीरांग कौशल स्वपुनर्जीवन का पता लगाती है और उसका विश्लेषण शुरू कर देती है। तेनमा इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस जीव को उसने अभी काट गिराया था वो फिर से उठ खड़ा होता है और विशालकाय दैत्य की तरह उस पर धरती से निकली बेलों का हमला कर देता है। इतनी चोट खाने के बाद भी वो पूरी तरह ठीक हो गया था। अब समझ में आता है कि इस राक्षस को मारना इतना मुश्किल क्यों है। स्तर 10 की भारी ताकत के साथ तेनमा काली बर्फ की दीवार सक्रिय करता है, नुकीले कांटे पैदा करता है और दोनों बाहों को उनसे ढक लेता है। उसका लक्ष्य है उस जीव को इतना नुकसान पहुंचाना कि वह फिर कभी खुद को ठीक न कर सके। वो अपनी 2 तलवारों से लगातार उसे काटता जाता है और साथ ही दिमाग में चल रहे विश्लेषण को भी पूरा करता रहता है। एक भयानक वार तो उसके सिर को भी 2 हिस्सों में बांट देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। तेनमा उसे टुकड़े टुकड़े करने में अजीब सा आनंद महसूस करता है। यहाँ असली राक्षस वही है जो उसे इतना चीरना चाहता है कि वह दोबारा कभी खुद को ठीक न कर पाए। वो उस दैत्य पर इतने वार करता है कि लगता है जैसे उसने किसी विनाशकारी क्षेत्रीय शक्ति का सामना किया हो। आखिरकार राक्षस छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है और लड़ाई समाप्त हो जाती है, जो अच्छी बात है क्योंकि तेनमा अपनी काली बर्फ वाली शक्ति का लगातार इस्तेमाल करते करते लगभग अपना सारा माना खर्च कर चुका है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। ये चीज अपने छोटे छोटे टुकड़ों से भी पूरी तरह वापस जीवित हो जाती है, जैसे उसने किसी परम पुनर्जीवन वाले दैत्य से प्रेरणा ले ली हो। तेनमा झुंझला जाता है और उसके हर हमले से बचते हुए हैरान होता है कि उसे इतने जिद्दी राक्षस का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि हर बार जब ये जीव दोबारा बनता है उसकी विश्लेषण गति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन लड़ाई अब उस पर भारी पड़ने लगी है, यहाँ तक कि वो माना बचाने के लिए काली बर्फ का इस्तेमाल भी बंद कर देता है। इस समय सबसे समझदारी वाला तरीका यही है कि वो अपनी गति का उपयोग करे और विश्लेषण पूरा होने का इंतजार करे। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका समय भी तेजी से खत्म हो रहा है। आखिर वो सोचता है अब जो होगा देखा जाएगा, और काली बर्फ की दीवार के साथ बिजली की लहर भी सक्रिय कर देता है ताकि आखिरी कोशिश में सब कुछ दांव पर लगा सके। तेनमा उस जीव की बेलों को काटता जाता है और उसे बार बार पुनर्जीवित होने पर मजबूर करता है ताकि विश्लेषण और तेजी से पूरा हो सके, क्योंकि अगर उसका माना खत्म हो गया तो वो उसी जगह मारा जाएगा। फिर वो खुद से कहता है कि अगर उसकी सीमा बस इतनी ही है तो मर जाना भी ठीक है, क्योंकि उससे कमजोर होने पर वो खुद को झूठा साबित करेगा। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर वो एक आखिरी वार करता है और उस जीव का सिर काटने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से अब खेल खत्म हो चुका है। उसका माना पूरी तरह समाप्त हो जाता है और अगले ही पल उसके शरीर में इतने छेद हो जाते हैं जैसे किसी पनीर के टुकड़े में होते हैं। यही उसका आखिरी मौका है, क्योंकि उसी समय माइसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये उसकी उन गिनी चुनी शक्तियों में से एक है जिसे चलाने के लिए माना की जरूरत नहीं होती। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, नीला कमल फिर से प्रकट होता है और स्वपुनर्जीवन से कमल विस्फोट की शक्ति हासिल कर लेता है। राक्षस उसे फिर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन कमल विस्फोट का प्रभाव सक्रिय हो चुका होता है और आसपास के सारे माना को इकट्ठा करके विनाशकारी विस्फोट में बदल देता है। माइसिस के पूर्ण होने के साथ तेनमा के शरीर के सारे घाव अपने आप भरने लगते हैं। राक्षस ये देखकर स्तब्ध रह जाता है और जैसे ही हमारा लड़का अपने हाथ थपथपाता है, कमल सचमुच नरक जैसा विनाश छोड़ देता है। विस्फोट पूरे इलाके को जला डालता है और उस जीव को राख में बदल देता है। लड़ाई खत्म होने पर तेनमा खुद भी इस भयानक शक्ति के प्रभाव से घायल दिखाई देता है। ये उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था। वैसे उसने माइसिस के जरिए माना वापस पाने के बाद उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा खर्च करके इतना बड़ा विनाश कर दिया। अब साधारण झुंड वाले राक्षसों को नष्ट करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। साथ ही ये भी साबित हो जाता है कि माइसिस की शक्ति माना और स्वास्थ्य दोनों को वापस भर सकती है। पीछे सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, जबकि बाहर की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है।
स्वागत कक्ष वाली महिला उस नए लड़के को लेकर चिंतित है जो अंदर गया था और बचाव दल भेजने की गुहार लगा रही है। यहाँ तक कि आगा को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का स्तर 10 के राक्षस से हार जाएगा, लेकिन असली समस्या चरण को 2 मिनट से कम समय में पूरा करने की थी। तभी अचानक चरण घोषणा करता है कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है और सबकी उम्मीदें टूट जाती है। 11 साल पुराना रिकॉर्ड इत्सुकी तेनमा ने तोड़ दिया है, जिसने इसे केवल 2 मिनट और 14 सेकंड में पूरा कर दिया। जब वो बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध भूमि से लौटा हो। उसके सारे विरोधी अब उसके प्रशंसक बन चुके हैं, क्योंकि इस कमजोर समझे जाने वाले लड़के ने जिनका रिकॉर्ड पूरे 1 मिनट के अंतर से तोड़ दिया था। हमारा लड़का मेनू के पास जाता है और पूछता है कि क्या अब उसने उसकी शिष्यता पाने का अधिकार हासिल कर लिया है। मेनू सचमुच प्रभावित होता है और अपने नए शिष्य की प्रशंसा करता है। ये उन बेहद दुर्लभ मौकों में से एक था जब आया ने अपने पिता को इस तरह मुस्कुराते देखा। दर्शक सोचते हैं कि ये सब इयुमी की वजह से हुआ है, जिसने अपने छात्र को जिनका रिकॉर्ड तोड़ने लायक बनाया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। स्वागत कक्ष वाली महिला भी वहां आती है और अपने पहले वाले व्यवहार के लिए शर्मिंदा महसूस करती है। नया रिकॉर्ड बनाने के इनाम के रूप में वो उसे एक उपहार देती है, जिसकी तेनमा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो उसे दोष भी नहीं देता, क्योंकि किसी नए लड़के का ऊंचे स्तर वाले चरण को चुनौती देना सच में पागलपन लगता है। इस बार तेनमा की बातें सचमुच उसे शर्म से लाल कर देती है। दूसरी तरफ आया उसे छेड़ती है और याद दिलाती है कि सिर्फ उसके पिता का शिष्य बन जाने से घमंडी मत बनो। मेनू का मानना है कि उसकी प्रतिभा के लिए ये स्तर बहुत आसान है, इसलिए अब कठिनाई बढ़ाने का समय आ गया है। उसके अनुसार तेनमा के लिए सही जगह उन्नत चरण है। एक जरूरी बात यह है कि स्तर केवल किसी आपदा राक्षस के खतरे को नहीं दर्शाते। सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी जाति होती है, क्योंकि कुछ पूरी तरह मूर्ख होते हैं जबकि कुछ इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे राक्षस साधारण आपदा जीवों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। एक तरह से जागृत योद्धा और आपदा राक्षस एक जैसी व्यवस्था पर काम करते हैं। इंसानों के अलग अलग कार्य और वर्ग उनकी ताकत बताते हैं, जबकि राक्षसों की अलग अलग जातियां उनकी शक्ति तय करती है। उन्नत चरणों में ज्यादा बुद्धिमान राक्षस रहते हैं। समान स्तर होने पर भी उन्हें हराना साधारण राक्षसों की तुलना में कई गुना कठिन होता है। तेनमा की अगली मंजिल उत्तरी चरण के जिला 4 में तय होती है और उसे एहसास होने लगता है कि अब तक उसने सिर्फ ऐसे निकृष्ट जीवों को हराया था जिनमें उसे मात देने लायक सामान्य बुद्धि भी नहीं थी। ये जानकर कि बुद्धिमान जातियां दर्द महसूस कर सकती है, तेनमा बेहद उत्साहित हो जाता है और ऐसे राक्षसों को यातना देने के विचार में पूरी तरह डूब जाता है। वो एक भयानक आभा छोड़ता है जैसे उसे अपने अगले शिकार मिल गए हों। दूसरी तरफ भीड़ की प्रतिक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लोग अब भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 11 साल पुराना जिनका रिकॉर्ड एक नए लड़के ने तोड़ दिया। फिर भी उन्नत चरण बेहद कठिन है और जिला 4 वाले क्षेत्र पर पूरी तरह एक आदमी का नियंत्रण है। कई जागृत योद्धा उन्नत चरणों को चुनौती देने गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अफवाह है कि वहाँ कोई गुप्त हत्यारा मौजूद है। तभी एक मूर्ख राजी किनोशिदा का नाम बोल देता है, जबकि दूसरा उसे चुप कराने की कोशिश करता है ताकि वो बकवास करके अपनी जान न गवा बैठे। पता चलता है कि राय जिला 4 के प्रमुख का बेटा है और ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का लोगों से अपनी सेवा करवाना बेहद पसंद करता है। जिला 4 के सारे चरण उसी के अधिकार में है और वो नए कमजोर चुनौतीकर्ताओं का इंतजार कर रहा होता है। जब तेनमा इनाम में मिले संदूक को खोलता है तो उसे वैसा ही एक पत्थर मिलता है जैसा उसने चरण के अंदर पाया था। मेनू ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह पत्थर उसे आपदा राक्षस को मारने के तुरंत बाद मिला था। हालांकि इन दोनों पत्थरों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। उनमें से एक हरे रंग का दिखाई देता है, जिसे देखकर आया सचमुच हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे मध्यम श्रेणी की गुणवत्ता माना जाता है। तेनमा जानना चाहता है कि आखिर कर्म पत्थर क्या होता है और उसे पता चलता है कि ये मूल रूप से अनुभव पत्थर जैसा होता है। राक्षसों को हराने या जागृत योद्धाओं को मारने से कर्म यानी अनुभव अंक प्राप्त होते हैं। यही अनुभव आगे चलकर किसी का स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस मामले में कर्म पत्थर ऐसा पत्थर है जिसमें पहले से ही वो कर्म जमा होता है और उसे अपने अंदर समाहित करने पर व्यक्ति का स्तर काफी बढ़ सकता है। सबसे अजीब बात यह है कि ये कर्म पत्थर चरण के अंदर स्वाभाविक रूप से कैसे बन गया। मेनू का मानना है कि ये तेनमा के वरदान के प्रभाव की वजह से हुआ होगा और ये बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। सामान्यतः पराजित व्यक्ति या राक्षस का कर्म विजेता द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन तेनमा ने 2 आपदा राक्षसों को हराने के बाद भी स्तर नहीं बढ़ाया, जिससे साफ है कि वो उस कर्म को अवशोषित नहीं कर पाया। मेनू की धारणा है कि अब तक तेनमा द्वारा राक्षसों को मारकर अर्जित किया गया कर्म उसके बजाय आसपास मौजूद जागृत योद्धाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से अवशोषित हो जाता था। लेकिन चरण के अंदर स्थिति अलग थी। वहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं था जो उस कर्म को ले सके और तेनमा
खुद भी उसे अवशोषित नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो कर्म जबरदस्ती ठोस रूप लेकर पत्थर में बदल गया। लेकिन आया को चिंता है कि तेनमा एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां वो स्तर ही नहीं बढ़ा सकता। उसके पिता उसे तेनमा की शक्ति के बारे में ज्यादा पूछने से रोकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए। खैर, मेनू सलाह देता है कि अगर तेनमा चाहे तो इस पत्थर को बेच सकता है। वो खुद कुछ समय के लिए 5 महाद्वीपों के नेताओं की बैठक में जाने वाला है। तब तक उसकी बेटी तेनमा का ध्यान रखेगी। जाने से पहले वो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी देता है। पहला, तेनमा को अपनी शिष्य वाली पहचान गुप्त रखनी होगी। दूसरा, वो किसी को भी अपने वरदान का विवरण नहीं बताएगा। तीसरा, गुरु चाहते हैं कि उनके लौटने से पहले तेनमा कम से कम 6 उन्नत चरण पूरे करे। और अंत में उसे अपनी शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है क्योंकि वो शक्ति उसी की है। नया शिष्य आदेश स्वीकार कर लेता है और दृश्य उत्तरी जिले की ओर बदल जाता है। कुछ जागृत योद्धा नाराज है क्योंकि उनकी बारी होने के बावजूद उन्हें जगह नहीं दी जा रही। राजी किनोशिदा के अंगरक्षक वहां उसके लिए स्थान सुरक्षित कर रहे हैं और सबको हट जाने का आदेश दे रहे हैं। जागृत योद्धा गुस्से में राजी को बिगड़ा हुआ अमीर लड़का कहते हैं और दावा करते हैं कि एक दिन उसकी शिकायत संघ में की जाएगी। लेकिन उनमें से एक कुछ ज्यादा ही बोल जाता है और अगले ही पल पास की दीवार में जा टकराता है। ये ताकतवर आदमी तुरंत बीरैंग धरती कांटा तकनीक से हमला करता है, लेकिन उससे उसे जरा भी नुकसान नहीं होता। उसका चेहरा धातु जैसा हो जाता है और सुनहरे बालों वाला योद्धा समझ ही नहीं पाता कि जो तकनीक आसानी से राक्षसों को भेद सकती है वो इस विशालकाय आदमी पर बेअसर कैसे हो गई। वो दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर जोरदार सिर मारता है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। स्तर 7 और स्तर 8 के 2 जागृत योद्धा दोनों कुछ किए बिना ही हार जाते हैं। ये आदमी ताकारू ओगा है जो राजी के अधीन 4 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। साथ ही वो स्तर 12 का धातु नियंत्रक भी है। वो सबको याद दिलाता है कि जो भी राजी के आदेशों के खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। वो तो इन दोनों घायल जागृत योद्धाओं को ले जाने भी नहीं देना चाहता क्योंकि उसका इरादा उन्हें यातना देने का है। उसका साथी उसे थोड़ा शांत रहने की सलाह देता है क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं। तभी अचानक कोई अविश्वसनीय गति से उसके पास पहुंचता है। अगले ही पल एक शरीर उड़ता हुआ सीधे तेनमा की बाहों में आ गिरता है। आसपास मौजूद सभी लोग मान लेते हैं कि तेनमा कोई बेवकूफ है जिसने अपनी मौत खुद बुला ली है। यहाँ तक कि ताकारू भी उसे अंतिम चेतावनी देता है और कहता है कि राजी के आदेशों का विरोध मत करो। लेकिन तेनमा अच्छी तरह जानता है कि उसे चरण में प्रवेश करना ही है और ताकारू ही उसका एकमात्र अवरोध है। एडा इस स्थिति की सूचना ऊपर तक भेजती है, लेकिन हमारा लड़का फैसला कर चुका है कि वो इसे अपने तरीके से सुलझाएगा। उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि वही करो जो तुम्हें सही लगे। वो घायलों को एडा की जिम्मेदारी में छोड़ देता है और स्तर 0 का जागृत योद्धा होने के बावजूद उसके शरीर से खतरनाक आभा निकलने लगती है। ताकारू को यकीन नहीं होता कि स्तर 0 का कोई नया लड़का उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे एक अलग तरह का दबाव महसूस होने लगता है जिससे वो सोचने लगता है कि शायद इस लड़के के पास कोई विशेष वरदान है। अपने आंकड़ों पर भरोसा करते हुए ताकारू मानता है कि बढ़त उसी के पास है, लेकिन अगले ही क्षण उसे झटका लगता है। वो देखता है कि तेनमा अविश्वसनीय गति से उसकी ओर झपटता है और उसका मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है। दर्शक अचानक शांत हो जाते हैं क्योंकि वे इस नए लड़के की रफ्तार को समझ ही नहीं पाते। सौभाग्य से ताकारू ने मुक्का लगने से पहले खुद को धातु में बदल लिया था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगती। वो अपनी बाहों को धातु से ढक लेता है और भारी मुक्कों की बारिश करता है। वो तेनमा की गति की तारीफ भी करता है, लेकिन उसकी ताकत को कमजोर बताता है। हमारा लड़का फुर्ती से हर वार से बचता है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी पर अचानक हमला करने का सबसे अच्छा मौका खो दिया है। अब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बिजली की लहर पर निर्भर है, इसलिए वो उसे और मजबूत करने का फैसला करता है। साथ ही पीछे धातुकरण की शक्ति का विश्लेषण भी शुरू कर देता है। धातुकरण इतना खतरनाक कौशल है कि वो माइसस के प्रभावों के योग्य माना जाता है, जिसका मतलब है कि तेनमा को भी अब पूरी गंभीरता से लड़ना होगा। वो समझता है कि सामान्य हमले काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो ताकारू के असली मांस तक पहुंच जाए तो भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वो उसके चेहरे पर लात मारने के लिए हमला करता है, लेकिन ताकारू समय रहते उसे रोक लेता है और उसकी कमजोर ताकत तथा गति का मजाक उड़ाता है। मगर यही तो तेनमा की योजना थी। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को उसकी अधिकतम गति का अंदाजा लगाने की आदत डाल रहा था ताकि बाद में बिजली की लहर को और बढ़ाकर उसे चौंका सके। ताकारू पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है जब वो बिजली तत्व का उपयोग देखता है। इस बार तेनमा अपनी गति को इतने भयानक स्तर तक बढ़ा देता है कि वह दर्जनों मुक्के एक साथ बरसाता है और हर एक बार सही निशाने पर लगता है। पीछे विश्लेषण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जबकि दर्शकों को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये नया लड़का एक नहीं बल्कि कई शक्तियों का उपयोग कर सकता है।
अब ताकारू के पास खुद को दोबारा धातु में बदलने का कोई मौका नहीं बचा था। वो बस यही सोच पा रहा था कि आखिर इतना निचले स्तर का लड़का इतनी अविश्वसनीय गति कैसे हासिल कर सकता है। उसके शरीर पर लगातार मुक्कों की बारिश हो रही थी और हालत ऐसी थी कि वो दूसरों को मदद के लिए बुलाने का आदेश भी नहीं दे पा रहा था। वो पूरी तरह फंस चुका था और आखिरी कोशिश में अपना तुरुप का पत्ता निकालने का फैसला करता है। देखने वालों को तो ऐसा लगता है जैसे उसका असली तुरुप का पत्ता अपनी कमीज फाड़कर अपनी डरावनी पीठ दिखाना हो, लेकिन असल में वो पूरी तरह चमकते हुए पूर्ण धातुकरण की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ये पहली बार था जब उसे किसी ने इतना मजबूर कर दिया था कि उसे ये शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। उसके शरीर के सभी धातु वाले हिस्सों की रक्षा क्षमता 50% बढ़ जाती है और अगर वो स्थिर खड़ा रहे तो उस पर और 50% जुड़ जाते हैं। अब तो सचमुच कहा जा सकता है कि इस आदमी का पूरा शरीर लोहे जैसा बन चुका है। ताकारू इस स्तर तक पहुंचने पर खुद पर गर्व महसूस करता है और सोचता है कि वह इस नए लड़के को आसान मौत देगा। उसकी रक्षा शक्ति अब स्तर 12 से भी ऊपर पहुंच चुकी थी, इसलिए लोग सोचने लगे कि क्या उसी स्तर का कोई व्यक्ति भी उसकी रक्षा को तोड़ सकता है। लेकिन ये सवाल ज्यादा देर तक मायने नहीं रखता, क्योंकि विश्लेषण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। तेनमा आराम से कहता है कि ताकारू ने अपने सारे अंक सिर्फ रक्षा में लगा दिए और माना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ताकारू दिखाने की कोशिश करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो जानता था कि तेनमा की बात सही है। तेनमा उसे भरोसा दिलाता है कि उसका इरादा उसका माना खत्म करने का नहीं है। वो इस लड़ाई को एक ही पल में समाप्त कर देगा। तभी नीला कमल फिर से प्रकट होता है और तेनमा की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। खूबसूरत कमल खिल उठता है और दर्शक उसकी चमक देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हालांकि किसी को समझ नहीं आता कि इतनी सुंदर चीज इस लोहे के दैत्य को कैसे हराएगी। प्रक्रिया पूरी होते ही तेनमा को एक नई शक्ति मिलती है, आर पार भेदने वाला सत्य गोला। ये ऐसी क्षमता थी जो रक्षा को नजरअंदाज करके निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाती थी। इसकी एकमात्र कमी इसकी दूरी और गति थी। ये बहुत धीमा था, इसलिए इससे बचना आसान था। यही वजह थी कि तेनमा को सही समय चुनना था ताकि वो उसी रक्षा को चकनाचूर कर सके जिस पर ताकारू को इतना घमंड था। शक्ति सक्रिय होते ही तेनमा की क्षमताएं और बढ़ जाती है और वह उस भेदन गोले का निर्माण करता है। इतनी दूरी पर खड़े होकर भी वो आत्मविश्वास से ताकारू को चुनौती देता है कि अगर हो सके तो इस हमले से बचकर दिखाओ। तेनमा के प्रदर्शन ने दर्शकों को पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया था और सब सोच रहे थे कि अब वो क्या करने वाला है। छोटा सा गोला धीरे धीरे हवा में आगे बढ़ता है। वो इतना छोटा था कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि उससे कोई नुकसान हो सकता है। ताकारू तो उसे देखकर हिलना भी जरूरी नहीं समझता और वही खड़ा रहकर सीधे उसे झेलने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो तेनमा की इस अंतिम चाल को कम आंक रहा था। लेकिन जैसे ही गोला उसकी बाह से टकराता है, उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगता है। अगले ही पल उसकी पूरी बाह विस्फोट के साथ उड़ जाती है और चारों तरफ खून फैल जाता है। तेनमा ने तो उसे पहले ही बचने के लिए कहा था। उसने जानबूझकर उसकी बाह को निशाना बनाया था ताकि उस पर दया दिखाई जा सके। अगर वो कोई राक्षस होता तो तेनमा सीधे उसके प्राण ले सकता था। ताकारू दर्द से चीखने लगता है, जबकि तेनमा उसके साथियों को आदेश देता है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। वे लोग डरते डरते उसे उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। इस तरह पूरा मामला खत्म हो जाता है। भीड़ अब तेनमा को नायक की तरह देखने लगती है। कुछ लोग तो उसके साथ दल बनाकर चरणों को जल्दी साफ करने का सपना देखने लगते हैं। हालात इतने अजीब हो जाते हैं कि लोग उसे अपने दल में लेने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। लेकिन तेनमा का ध्यान कहीं और था। वो अपनी नई शक्ति का आनंद ले रहा था, एक ऐसी क्षमता जो ताकारू जैसे रक्षा विशेषज्ञ को भी हरा सकती थी। इस गोले की एक और खासियत थी, जितने ज्यादा ऊंची रक्षा वाले दुश्मनों को ये मारता, इसकी गति उतनी ही बढ़ती जाती। दो लोग उससे विनती करते हैं कि वो उनके दल में शामिल हो जाए, लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे अकेले काम करना पसंद है। भीड़ की प्रतिक्रिया फिर वैसी ही होती है जैसी पहले थी। लोग उसे मूर्ख कहने लगते हैं क्योंकि वो अकेले उन्नत चरण को चुनौती देने जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने ताकारू को हरा दिया। लोगों की राय उसके बारे में बहुत तेजी से बदल जाती है और अब वे सोचते हैं कि ये पागल लड़का जल्द ही मर जाएगा। जब सारे आलोचक चले जाते हैं, तब मेनू की बेटी उसे समझाती है कि उन्नत चरणों के हर आपदा राक्षस की ताकत लगभग ताकारू की रक्षा क्षमता के बराबर होती है, इसलिए उसे अपना माना बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तेनमा बिल्कुल शांत रहता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर वो थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि अगर तेनमा मर गया तो उसके पिता उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आया उसे बताती है कि पत्थर जाति के राक्षस झुंड में चलते हैं, लेकिन वे अभी भी मूर्ख होते हैं, इसलिए तेनमा उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर माना खर्च करवाने की रणनीति अपना सकता है। कंगन उसकी चुनौती दर्ज करता है और हमारा लड़का अपने अगले बड़े मुकाबले के लिए चरण में प्रवेश कर जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां इतने विशाल पत्थर के छिपकली जैसे राक्षस मौजूद होंगे। उनकी क्षमताएं भी बेहद ऊंची थी, पहले लड़े गए जीवों से कहीं ज्यादा। एक विशाल पत्थर की प्रतिमा पूरी गति से उसकी ओर दौड़ती है और तेनमा उसकी भारी रक्षा को भेदने के लिए अपना भेदन गोला निकालता है।
गोला प्रतिमा से टकराता है और उसके शरीर में सीधा छेद करते हुए उसे तुरंत मार डालता है। इसके बदले गोले की गति 100% बढ़ जाती है, जो तेनमा के लिए बेहद फायदेमंद था। तभी 3 और डरावनी प्रतिमाएं उसकी ओर झपटती है, लेकिन बिजली की शक्ति का उपयोग करते हुए वो पल भर में उनकी पहुंच से बाहर निकल जाता है। अपने विस्फोटक हमले से वो तीनों राक्षसों को खत्म कर देता है। हालांकि इसमें उसका 1/3 माना फिर खर्च हो जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 और जीव विपरीत दिशाओं से उसकी ओर हमला करते हैं। तेनमा फिर अपने भेदन गोले का उपयोग करता है। सबसे पहले वह दोनों प्रतिमाओं के हमलों से बच जाता है, जिससे वे आपस में टकरा जाती है। यही उसे सही मौका देता है और वो उन पर एक भयानक भेदन गोला छोड़ देता है। इस बार गोले की गति पहले से भी ज्यादा तेज होती है और वह दोनों राक्षसों को एक ही वार में खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद तेनमा थककर घुटनों पर गिर जाता है, क्योंकि उसका माना पूरी तरह शून्य हो चुका था। हाल के समय में माना की कमी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी और अब वो उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही उसे कोई ऐसी शक्ति मिले जो उसका माना वापस भर सके। उसकी मौजूदा प्रगति की रफ्तार काफी उम्मीद जगाने वाली थी, क्योंकि उसने ऑर्ब की गति बढ़ाकर 5 मीटर प्रति सेकंड कर दी थी। लेकिन भाई पूरी तरह उस आखिरी राक्षस को भूल गया था, जो उस पर टूट पड़ता है और सचमुच तबाही मचा देता है। राक्षसों में से एक ने जाइगेंटिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल कर लिया था और इतना विशाल बन गया था कि उसे खत्म करने के लिए मानो खुद गॉडजिला को आना पड़ता। उसका विशाल आकार ही सबसे बड़ी समस्या था, लेकिन तेनमा अपनी लाइटनिंग स्पीड की मदद से खुद को संभाले हुए था। भाई फ्लैश की तरह ऊपर की ओर दौड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो इतने विशाल जीव को भेद भी पाएगा या नहीं। अपना निशाना सावधानी से चुनते हुए उसने राक्षस के सिर को लक्ष्य बनाया और एक पियर्सिंग ऑर्ब दाग दिया। लेकिन इतनी दूरी से ही तेनमा समझ गया कि ऑर्ब इतना छोटा है कि इससे बहुत कम नुकसान होगा। विशाल पत्थर की मूर्ति भी जवाबी हमला करती है और अपनी मुट्ठी उसकी ओर बढ़ा देती है, और क्योंकि हमारा लड़का हवा में रहते हुए बच नहीं सकता, उसके पास ब्लैक आइस का लगातार इस्तेमाल करके वार झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर भी उस टक्कर की ताकत उसे दूर उड़ा देती है और पास की दीवार में दे मारती है। ये लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन थी। ओवर मिमेसिस की जरूरत महसूस करते हुए सिस्टम अपने आप विश्लेषण शुरू कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। दृश्य री के ठिकाने पर जाता है, जहां उसके एजेंटों में से एक हैरानी जताता है। उसकी आवाज उसे परेशान करती है, लेकिन वो अचानक मिली एक खबर भी देता है। पता चलता है कि किसी ने तारू को हरा दिया और एडवांस्ड स्टेज में प्रवेश कर लिया। ये खबर इस बिगड़ेल आदमी को गुस्से से भर देती है, क्योंकि वो मान ही नहीं पाता कि ताकेरू अपने लेवल के बावजूद कैसे हार गया। उसके अनुसार इसका एकमात्र तर्कसंगत कारण यही हो सकता है कि लेवल 30 से ऊपर के किसी व्यक्ति ने उसे हराया हो। दुर्भाग्य से ऐसे स्तर के अवेकनर्स असली मिशंस में व्यस्त रहते हैं और कमजोर अवेकनर्स के साथ खेलना पसंद नहीं करते। सुविधा केंद्र में मौजूद सभी लोग लगभग लेवल 10 के आसपास है, लेकिन वॉलमार्ट असेन को किसी भी हालत में ये विश्वास नहीं होता कि लेवल 10 का कोई योद्धा ताकारू को हरा सकता है। राय खुद इस मामले की जांच करने का फैसला करता है। उसका मानना है कि अगर वे अभी निकलें तो समय रहते उसी जगह पहुंच सकते हैं। उसका एजेंट सावधानी बरतने की सलाह भी देता है, लेकिन यहाँ मौजूद कमरे के तापमान जितनी बुद्धि वाला इंसान उसकी चेतावनी को अनसुना कर देता है। गुस्से से भरा राई उस व्यक्ति को हमेशा के लिए सबक सिखाना चाहता है जिसने किनोशिदा परिवार से टकराने की हिम्मत की। दूसरी तरफ हमारा लड़का किसी तरह बच जाता है और 100% एनालिसिस तक पहुंच जाता है। अपने लोटस की सुरक्षा में रहते हुए सिस्टम जाइगेंटिफिकेशन स्किल के विश्लेषण के पूरा होने की घोषणा करता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार तेनमा को कोई नई स्किल नहीं मिली। इसके बजाय उसका पियर्सिंग ऑर्ब लेवल 2 में विकसित हो गया, जिससे वो ऑर्ब का आकार बदल सकता था और उसकी पैसिव स्पीड वृद्धि भी दोगुनी हो गई। दोनों प्रभावों को एक साथ परखने के लिए तेनमा अपने नए विकसित ऑर्ब को सक्रिय करता है और ऐसा और बनाता है जो उसकी पूरी मना तक खत्म कर देता है। अब तक का ये उसका सबसे शक्तिशाली पियर्सिंग ऑर्ब था और ये सचमुच किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह निकलता है। भाई तो ऐसे खड़ा था जैसे अपनी आखिरी घातक चाल के बाद गोजो खड़ा होता है और सोच रहा था कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा ताकत तो नहीं लगा दी। पत्थर के गोलम की हार उसकी प्रगति में एक और कदम साबित होती है। ऑर्ब की गति अब 7 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी थी और अगर वो स्टेज को सिर्फ 2 बार और साफ कर ले तो इसकी गति एक कार जितनी हो जाएगी। इतने समय से जिन पैसिव इफेक्ट्स को वो नजरअंदाज कर रहा था वे वास्तव में उसके लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे थे। लोटस बर्स्ट उसकी सभी स्किल्स के इस्तेमाल को बेहतर बनाता था, जिसका मतलब था कि अगर वो लोटस बर्स्ट के पैसिव इफेक्ट को और मजबूत कर ले तो उसके पास इतनी शक्ति होगी कि वो हजारों मीटर दूर से राक्षसों को निशाना बना सकेगा। एडवांस स्टेज केवल 3 मिनट में पूरा हो जाता है, जिससे एक और रिकॉर्ड बनता है और बाकी अवेकनर्स हैरान रह जाते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये आदमी लेवल 0 कैसे है और क्यों है, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनती। ऊपर से वो ऐसा दिख रहा था जैसे अभी अभी नहाकर निकला हो
उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। यहाँ तक कि आहा भी प्रभावित हो जाती है और हमेशा की तरह उसकी क्षमताओं पर हैरान रहती है। वो इतनी तेजी से स्टेज पूरा करने के लिए उसकी प्रशंसा करती है, लेकिन इसका श्रेय उस पियर्सिंग ऑर्ब को जाता है जो उसे मिला था। तभी उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है जो उसके आसपास मंडरा रही थी। उसे जेड बटरफ्लाई कहा जाता था। आहा वास्तव में एक शिकामी यूजर थी, लेकिन मैं उस तितली से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर ध्यान दे रहा था। कृपया मुझसे उसका रंग मत पूछना। तेनमा उस प्यारी तितली से बातचीत करता है, उसे सुंदर कहता है और सीधे आहा से पूछता है कि सामान्य अवेकनर्स आखिर किस तरह की जॉब्स करते हैं। वो ये सुनकर चौंक जाती है कि उसे इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है। जॉब्स वास्तव में 4 श्रेणियों में बांटी गई है और हमारा लड़का अब तक उनमें से 3 को देख चुका है। पहली श्रेणी एलिमेंटलिस्ट की होती है, जिसमें कई प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। यही अवेकनर्स सबसे अधिक पाए जाते हैं और उनकी कॉम्बैट पावर भी सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसकी कक्षा का मोटा लड़का और यहाँ तक कि तारू भी इसी श्रेणी के हैं। दूसरी श्रेणी शिकामी यूजर की होती है। हाँ बिल्कुल, अब हम ये काम मेगुमी वाले जुजुत्सु कैसेन अंदाज में कर रहे हैं। शिकामी अपने मालिक के साथ जन्म से ही रहते हैं, इसलिए आहा के पास भी उसका अपना शिकामी है। 2 प्रकार समझाने के बाद वो उसके अगले सवाल का इंतजार करती है। हमारा लड़का ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी जेड बटरफ्लाई का लेवल खुद उससे भी ऊंचा है, जिससे वो उसके अनुग्वी होने पर सवाल उठाने लगता है। भाई ने बिना कोई नरमी दिखाए उन शब्दों से बेचारी लड़की के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दी। आहा उसकी गलतफहमी दूर करती है और समझाती है कि शिकामी हमेशा अपने मालिक से ऊंचे लेवल के होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तेनमा का गणनात्मक दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि लड़ाई में शिकामी के मालिक को निशाना बनाना सबसे अच्छा रहेगा। ये सुनकर आहा उसके भीतर से निकलती हल्की नकारात्मक आभा महसूस करके डर जाती है। खैर, वो बाकी श्रेणियों के बारे में सुनने का इंतजार करता है। तीसरी श्रेणी एक रहस्यमयी जॉब है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यही वो प्रकार है जो हमारे लड़के के पास है, जिसे ऑर्डर ब्रेकर कहा जाता है। समस्या ये है कि इस प्रकार के हर व्यक्ति की एबिलिटीज अलग अलग होती है। ब्लू लोटस तेनमा उन अवेकनर से अलग है जो अपना आकार बदल सकते हैं या शैडो क्लोन्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ नरियूटो वाली चीजें भी मौजूद है। हर जॉब कैटेगरी के अंतर्गत मिलने वाली स्किल्स को शक्ति के 4 पिरामिडों में C से S रैंक तक वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स को बाकी सबसे अलग जेड कैटेगरी स्किल्स वाला माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्डर ब्रेकर क्लास को उनकी अनोखी स्किल्स की वजह से बहुत सम्मान दिया जाता है और जिस पल कोई दुश्मन किसी ऑर्डर ब्रेकर की एबिलिटी समझ लेता है, उसी पल उसका सबसे बड़ा फायदा खत्म हो जाता है। यही वजह थी कि मेनू, जो आहा के पिता है, उन्होंने आहा को हमारे लड़के की एबिलिटीज के बारे में पूछताछ करने से मना किया था। तेनमा दूसरे ऑर्डर ब्रेकर से भी अलग था, क्योंकि आहा ने अपनी आंखों से उसे 3 अलग अलग स्किल्स इस्तेमाल करते देखा था, जिनमें से 2 एलिमेंटलिस्ट प्रकार की थी। तेनमा अब थोड़ा परेशान होने लगा था कि वो लगातार उसी की बातें किए जा रही है, इसलिए वो सीधे उस चौथी जॉब कैटेगरी के बारे में पूछता है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। इस बार आहा एक शब्द भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि ये सजा है, क्योंकि वो खुद अपनी सारी बातें छिपाकर रखता है। जाने से पहले आहा उससे आगे की योजना पूछती है और पता चलता है कि तेनमा उसी एडवांस स्टेज को बार बार साफ करने वाला है। वो उसके बेवकूफ दिमाग को याद दिलाती है कि हर स्टेज का अपना कूल डाउन पीरियड होता है, इसलिए वो कम से कम 2 दिन तक उसमें दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सचमुच बड़ी परेशानी थी और तेनमा ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। यही कारण था कि राई उन स्टेजेस को अपने नियंत्रण में रखता था, और क्योंकि हमारा लड़का अभी पियर्सिंग ऑर्ब को और अपग्रेड नहीं कर सकता था, उसने सोचा कि कम से कम लोटस बर्स्ट को ही मजबूत किया जाए। इसलिए वो ऐसे स्टेज के बारे में पूछता है जहां डिजास्टर बीस्ट्स की संख्या और भी ज्यादा हो। आहा को याद आता है कि ऐसा एक स्टेज मौजूद है। हालांकि वहां के डिजास्टर बीस्ट्स का लेवल बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन वहां राक्षसों की संख्या पागलों जैसी है। वहां विशाल टिड्डियों का झुंड रहता है जिनकी संख्या कम से कम 100 से ऊपर है। किसी बड़े एरिया स्किल के बिना वो स्टेज बेहद खतरनाक माना जाता है, इसलिए वो तेनमा को कोशिश न करने की चेतावनी देती है, जबकि उसे पता ही नहीं था कि हमारे लड़के के पास लोटस बर्स्ट नाम की विस्फोटक स्किल पहले से मौजूद है। वो लगातार दी जा रही चेतावनियों को अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि वो लोकस्ट स्टेज को जीतने की योजना बना रहा है। वे पहले से ही डर रहे थे कि रागी जल्द ही बदला लेने आएगा और चाहते थे कि उससे पहले यहाँ से निकल जाए। उसी बदमाश की बात करें तो वो आखिरकार उसी जगह पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका निशाना किसी दूसरी जगह जा चुका है। इतने कम समय में किसी का स्टेज साफ कर लेना उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। गुस्से से उसका खून खौलने लगता है और उसे लगता है कि ये रहस्यमयी व्यक्ति जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। वो अपने एजेंटों को मना के निशान खोजने का आदेश देता है और हाउन नाम के किसी व्यक्ति से संपर्क करने को कहता है। वो तेनमा को जिंदा चाहता था ताकि खुद उसे नरक जैसी यातना दे सके। भाई खुद को बहुत बड़ा खतरनाक आदमी समझता था। दूसरी जगह एक बेचारा अवेकनर
किसी तरह अपनी जान बचाए हुए था। उसका पीछा राई के अधीन काम करने वाला हाउंड कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी एस्केप जुत्सु का इस्तेमाल करने के बाद भी वो उस जंगली दरिंदे की नजरों से बच नहीं पाया। वो जीव उसे अपने मुंह में दबोच लेता है, जबकि राई का दूसरा एजेंट उसे लेने पहुंचता है। वैसे वो आदमी अभी भी जिंदा था और सोच रहा था कि वे उसे ढूंढ कैसे पाए। वजह थी इस आदमी का पालतू भेड़िया, जिसकी सूंघने की क्षमता असाधारण थी और जो किसी भी लक्ष्य को आसानी से खोज सकता था। इस व्यक्ति का नाम चार्ल्स द हाउंड था और वो रागी की तरफ से अपने लक्ष्य को खत्म करने आया था। बेचारा आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चार्ल्स बेरमी से अपने भेड़िए को उसके मांस पर दावत करने देता है। उसकी मौत के बाद उन्हें आखिरकार लेवल अप प्राप्त होता है। चार्ल्स मिशन की स्थिति बताने के लिए कॉल करता है और हत्या की पुष्टि करता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब उसे तीरों की गंभीर चोटों के बारे में पता चलता है। इसे महत्वपूर्ण मामला मानते हुए वो तुरंत राई की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नए शिकार की खबर सुनकर राई खुश हो जाता है। इसी बीच तेनमा स्टेज के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है और सोचता है कि आखिर यहाँ इतनी सारी टिड्डियां क्यों हैं। आहा समझाती है कि कुछ राक्षस विशेष वातावरण पसंद करते हैं, इसलिए एक अवेकनर के लिए अपने इलाके की जानकारी रखना भी एक स्किल मानी जाती है। एडवांस्ड स्टेजेस में तो ठीक से रिसेप्शनिस्ट तक नहीं होते, क्योंकि वे इतने खतरनाक होते हैं। तेनमा हैरान था कि केवल लेवल 13 के आसपास होने के बावजूद इस स्टेज को पूरी तरह बंद क्यों कर दिया गया है। सामान्य स्टेजेस की अच्छी बात ये होती है कि अगर वे मुश्किल लगे तो उनसे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इन टिड्डियों के मामले में भागना लगभग असंभव हो जाता है। एक छोटी सी गलती और टिड्डियों का झुंड इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अवेकनर्स को तो ये नाश्ते की तरह जिंदा खा जाते हैं। हालत इतनी भयानक होती है कि केवल हड्डियां बचती है, लेकिन ऐसी चीजें हमारे लड़के को डराती नहीं थी। वो तो बस खुश था कि उसे इतने सारे राक्षसों का शिकार करने के लिए एकदम सही जगह मिल गई है। आहा को लगता है कि वो पूरी तरह पागल है, लेकिन तेनमा के अपने लक्ष्य थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो स्टेज के अंदर चला जाता है। वो चिंतित थी कि जो कुछ उसने उसे बताया है वो काफी होगा भी या नहीं। तभी उसे याद आता है कि वो एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई है। ये टिड्डिया बॉस के मारे जाने तक अनंत संख्या में पैदा होती रहती है। इतनी बड़ी गलती का एहसास होते ही आहा उसे चेतावनी देने के लिए स्टेज में घुसने का सोचती है, लेकिन तभी उसे एक डरावनी उपस्थिति महसूस होती है। वो चार्ल्स द हाउंड था, जो शैतानी आंखों से उसे घूर रहा था और किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना चाहता था। दृश्य बदलता है और हमें स्टेज के अंदर तेनमा का अनुभव दिखाया जाता है। वो ताली बजाकर उन परेशान करने वाले कीड़ों को खुद जगाता है ताकि उन्हें बार बार मार सके। उनका लेवल बेहद दयनीय था, केवल लेवल 1, लेकिन उनकी संख्या इस स्टेज को खास बनाती थी। जब 100 से ज्यादा टिड्डियां पूरे आसमान को ढक लेती है, तब तेनमा लोटस बर्स्ट का इस्तेमाल करता है और साथ ही ब्लैक आइस आर्मोर से खुद को सुरक्षित भी रखता है। उसका उद्देश्य था कि ये सारे कीड़े हर दिशा से उस पर टूट पड़े और जैसे ही वे खुद को सुरक्षित समझे वो विस्फोट कर दे। सही समय पर तेनमा लोटस बर्स्ट सक्रिय करता है और एक ही झटके में सभी कीड़ों को मिटा देता है। हमले के अंत तक वे सब पूरी तरह खत्म हो चुके थे और उसका लोटस बर्स्ट लेवल 2 में विकसित हो जाता है। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़कर पूरे 10 मीटर हो चुका था, जो पहले से दोगुना था। तेनमा सोचता है कि इतने कमजोर लेवल के राक्षस उसे आसानी से पॉइंट्स दिला सकते हैं, क्योंकि उसकी किसी भी स्किल में ये मुश्किल से मना खर्च करवाते हैं। अगर वो सिर्फ 10 और बार हमला कर सके और हर बार 100 टिड्डियों को खत्म करे तो उसकी स्किल की ताकत लगभग 1000% तक बढ़ सकती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस स्टेज का भी अपना कूल डाउन होगा, इसलिए उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तेनमा अपना ब्रेसलेट चेक करता है और सोचता है कि स्टेज क्लियर का संदेश अभी तक क्यों नहीं आया। इसके बजाय उसे मैट्रियार्क्स विल नाम की बॉस मॉन्स्टर स्किल का पता चलता है, जो तुरंत उसके एनालिसिस इफेक्ट को सक्रिय कर देती है। जब तेनमा आसपास किसी जीवित राक्षस को खोजने के लिए देखता है तो वो देखता है कि मरे हुए टिड्डियों का झुंड किसी भंवर जैसी चीज के अंदर खींच रहा है। तुरंत दूरी बनाते हुए वो पीछे हट जाता है और सोचता है कि क्या ये बॉस की स्किल की वजह से हो रहा है। उसने थोड़ी लापरवाही कर दी थी। अपनी एबिलिटीज को इवॉल्व करना अच्छी बात थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे बॉस की लोकेशन का कोई पता नहीं था। फिलहाल उसकी सबसे अच्छी रणनीति यही थी कि वो लगातार झुंड को खत्म करता रहे जब तक बॉस खुद सामने आने पर मजबूर न हो जाए। लोटस बर्स्ट को दोबारा सक्रिय करते हुए वो एक और विस्फोट करता है और एक और झुंड का सफाया कर देता है। इसका दायरा बढ़कर 16 मीटर हो जाता है और विस्फोट पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। दूसरी बार पूरे झुंड को मिटाने के बाद तेनमा हैरान होता है कि बॉस अभी तक सामने क्यों नहीं आया। तभी वही मरी हुई टिड्डिया फिर से जीवित हो जाती है और एक अंतहीन झुंड बना देती है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दुर्भाग्य से उसकी क्षमता केवल 9 और विस्फोटों तक ही उसका साथ दे सकती थी। वो तीसरी बार हाथ बढ़ाता है और कसम खाता है कि वे जितनी बार वापस आएंगी वो उन्हें उतनी ही बार खत्म करेगा। तीसरा विस्फोट फिर से पूरे झुंड का नरसंहार कर देता है और उसके खाते में एक और 100 किल्स जुड़ जाते हैं।
तेनमा लगातार विस्फोट करता रहता है जब तक कि लोटस बर्स्ट का दायरा बढ़कर पूरे 53 मीटर नहीं हो जाता। अब उसके पास केवल एक आखिरी हमला बचा था, लेकिन ये कीड़े फिर भी वापस आना बंद नहीं करते। झुंड एक बार फिर उठ खड़ा होता है और इस बार तेनमा के मन में घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि उसकी मना लगभग खत्म होने वाली थी और उसके पास बॉस से लड़ने का कोई तरीका भी नहीं था। हालांकि वो आसानी से स्टेज से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देता। आखिरी बार वो घोषणा करता है कि वो इस पूरे झुंड का सफाया कर देगा। लोटस बर्स्ट अब तक का उसका सबसे बड़ा विस्फोट बनकर फटता है और उसे उसकी सीमा तक थका देता है, लेकिन झुंड फिर भी वापस उठ खड़ा होता है। ऊपर से एनालिसिस भी अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी उसे एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि क्वीन के पास इन्फिनिटी ब्रीडिंग नाम की क्षमता थी। इसका मतलब था कि जीतने का एकमात्र तरीका उसे मारना था, लेकिन बिना मना के वो ऐसा करेगा कैसे? सौभाग्य से उसी समय उसका एनालिसिस 100% पूरा हो जाता है। एक लोटस डोमेन उसे घेर लेता है और क्वीन की स्किल के अनुसार खुद को अनुकूल बना लेता है। तेनमा को एक नई डिटेक्शन स्किल मिलती है जो उसकी क्षमता का सीधा काउंटर बन जाती है और साथ में एक चीट कोड जैसी पैसिव एबिलिटी भी देती है। ये इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो चाहे तो बॉस को जिंदा छोड़कर अनगिनत बार टिड्डियों की फार्मिंग कर सकता था, लेकिन बाहर आहा उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसे ये सब जल्दी खत्म करना था। स्किल सक्रिय होते ही उसकी संवेदनाएं कई गुना बढ़ जाती है और आसपास का पूरा क्षेत्र उसके दिमाग में नक्शे की तरह उभर आता है। डिटेक्टर को जमीन के नीचे क्वीन का संकेत मिल जाता है और तेनमा को बस यही चाहिए था। इसके बाद वो फिर से गोजों की स्टाइल चुराते हुए अपना हॉलो पर्पल जैसा हमला तैयार करता है और उसे छोड़ देता है ताकि उस परेशान करने वाली क्वीन का अंत कर सके। पियर्सिंग और जमीन के भीतर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है और क्वीन को मजबूर कर देता है कि वह अपने सबसे कमजोर स्थान को उजागर करे। और तभी हमारा लड़का एक घातक काटने वाला वार करता है और उसकी जान ले लेता है। क्वीन के मरते ही पूरा झुंड अराजकता में डूब जाता है, लेकिन तेनमा खुशी खुशी उन सबको भी उसके साथ नरक भेजने को तैयार था। एक अंतिम विस्फोट सब कुछ समाप्त कर देता है और पूरे लोकस्ट स्वाम का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लोटस बर्स्ट का दायरा अब बढ़कर 65 मीटर हो जाता है। ये चरण उसे ढेर सारे स्किल बूस्ट्स दे चुका था। तेनमा का इरादा था कि भविष्य में वह दोबारा यहाँ आए और अपनी रेंज को और भी आगे विकसित करे। 17 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाकर वो स्टेज से बाहर निकलता है। उसे आया की हालत की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता है कि शायद वो उसे छोड़कर चली जाए। सच कहें तो तेनमा को उसका वो झिझक भरा और अटपटा स्वभाव पसंद आने लगा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी नजर आया पर पड़ती है, जो जगह जगह से घायल थी और चार्ल्स उसके गले को दबोचे खड़ा था। तेनमा को सही सलामत बाहर आते देखकर हाउंड को यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसे उसका मालिक ढूंढ रहा था। ये देखकर तेनमा तुरंत गुस्से में आ जाता है और चार्ल्स को चेतावनी देता है कि वो तुरंत उसके ऊपर से हाथ हटा ले, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। चार्ल्स को लगता है कि एक लेवल 0 नौसिखिया कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, लेकिन अगले ही पल हमारा नायक उसकी आंखों के सामने आ पहुंचता है और सीधे जान लेने वाला हमला कर देता है। चार्ल्स के मन में बस एक ही ख्याल आता है, अब तो मैं गया। वो तुरंत अपने भेड़िए जैसे शिकिगामी को बुलाकर हमले को रोकता है। वह प्राणी किसी तरह वार सह लेता है और उसी समय ओवर मिमेसिस फिर सक्रिय हो जाता है। तेनमा तुरंत समझ जाता है कि उसका सामना एक शिकामी यूजर से हो रहा है। चार्ल्स स्थिति का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि उसके सामने खड़ा लड़ाका अविश्वसनीय गति से लड़ रहा है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि तेरू उस लड़ाई में क्यों हारा था, लेकिन चार्ल्स के पास एक बड़ा फायदा था और वो था आया को बंधक बनाकर रखना। तेनमा उसकी जान को लेकर चिंतित हो जाता है और यही एक पल का ध्यान भटकना उस पर भारी पड़ता है। तभी शिकामी उसके चेहरे पर झपट पड़ता है। उस राक्षसी भेड़िए की काटने की ताकत इतनी भयानक थी कि वो ऊंचे डिफेंस वाले दुश्मनों की हड्डियां तक तोड़ सकता था। लेकिन चार्ल्स हैरान रह जाता है जब तेनमा अपने हाथ की रक्षा के लिए काले बर्फीले कांटे उगा देता है। इतना ही नहीं, वो दूसरे हाथ से एक घातक हमला भी तैयार कर रहा होता है। अगले ही पल पियर्सिंग श्रीयर सीधे शिकामी को जा लगती है और एक ही वार में उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब जबकि उसने मौत जैसे उस प्राणी को खत्म कर दिया था, उसका अगला निशाना चार्ल्स था, जो उसके मुकाबले कहीं आसान लग रहा था। लेकिन अनुभवी अवेकनर चार्ल्स समझ जाता है कि ये नौसिखिया शिकामी यूजर्स की रीस्पॉन एबिलिटी के बारे में नहीं जानता। डेथ नाम के उस शिकामी के पास बीरेंग स्किल रीस्पॉन डिजायर थी, जो उसके दोबारा जीवित होने का समय बहुत कम कर देती थी। तेनमा का ध्यान दूसरी ओर था, इसलिए वो राक्षस फिर से अपने नुकीले दांत फैलाकर उस पर झपटता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि मना सेंस पहले ही इस नतीजे का अनुमान लगा चुका था। तेनमा तुरंत पलटवार करता है और एक बार फिर उस राक्षस को रोक देता है। उसकी एनालिसिस स्किल धीरे धीरे पूरी होने के करीब पहुंच रही थी, लेकिन अगर ब्लू लोटस चार्ल्स के सामने प्रकट हो जाती तो उसे तेनमा की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। दूसरी तरफ चार्ल्स की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके सामने ऐसा दुश्मन था जिसके पास जबरदस्त गति, ताकत और न जाने कितनी अजीब क्षमताएं थी। इस समय उसका एकमात्र सहारा सिर्फ आया को बंधक बनाए रखना था, इसलिए वो उसका गला
इतना दबा देता है कि वो हार्डर डैडी तक न कह सके और टेन्मा के सामने उसे मार डालने की धमकी देता है। हमारा लड़का लोटस को प्रकट किए बिना ही विश्लेषण पूरा करना चाहता था, लेकिन हालात दूसरी दिशा में जा रहे थे। विश्लेषण पूरा होते ही उसे शिकामी ईटर नाम की एक काउंटर स्किल मिलती है। ये एक अनोखी शक्ति है जिसका प्रभाव यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के शिकामी को सिर्फ एक बार छूकर उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये कमाल की काउंटर स्किल थी, लेकिन क्योंकि हमारे लड़के ने जानबूझकर अपनी स्किल के लोटस प्रकट होने वाले प्रभाव को रद्द कर दिया था, इसलिए उसे कोई ऑटो रिकवरी प्रभाव नहीं मिला। यही उसकी कीमत थी। अच्छी बात यह थी कि वो फिलहाल घायल नहीं था, इसलिए उसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। सबसे पहले वो अपने शिकामी ईटर का इस्तेमाल सामने आ रहे राक्षस पर करता है। शक्ति सक्रिय करते हुए वो शिकामी के सिर पर थप्पड़ मारता है, उसके नियंत्रण की डोरियों को अपने हाथ में ले लेता है और फिर उसे भयानक गति से लात मारकर दूर फेंक देता है। चार्ल्स अपने राक्षस को फिर से तबाह होते देखता है और उसे बेकार जानवर कहकर गाली देता है। वो आया का गला तोड़ने की धमकी देता है, लेकिन इस समय उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। टेन्मा उसकी जान बचाने के लिए पूरी फिल्मी शैली में हाथ उठा देता है। चार्ल्स खुश होता है कि लड़का समझदारी दिखा रहा है और आगे कोई परेशानी नहीं करेगा, लेकिन हमारे लड़के को ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चार्ल्स को लगता है कि वो अनजान बनने का नाटक कर रहा है, जबकि सारी शुरुआत उसी ने की थी। इसलिए वो अपने मिशन की पूरी बात बता देता है और खुलासा करता है कि रहस्यमयी अवेकनर द्वारा अपनी एडवांस स्टेजेस छीने जाने के बाद से रे बेहद गुस्से में है। इसी वजह से उसने चार्ल्स को उसे खत्म करने के लिए भेजा था। रे का नाम लाखवीं बार सुनकर टेन्मा चिढ़ जाता है और सोचता है कि उन दोनों को अकेले में बैठकर बात करनी चाहिए। चार्ल्स उसे भरोसा दिलाता है कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उसका पालतू जानवर अभी हमारे लड़के की टांगे काटने वाला है और इस बार अगर उसने बर्फ से बचाव किया तो वो आया का गला तोड़ देगा। वो राक्षस को अपने शिकार को यातना देने का आदेश देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि खेल पलट चुका है, क्योंकि वही जीव अपने पुराने मालिक को काट खाता है। आया की जान टेन्मा की बिजली जैसी गति की वजह से बच जाती है। शिकारी समझ ही नहीं पाता कि शिकामी उस पर हमला क्यों कर रहा है। टेन्मा अपने नए पालतू की तारीफ करता है, लेकिन आया के साथ जो हुआ उसके लिए वो अभी न्याय पूरा नहीं कर पाया था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था और दया की भीख मांगते हुए इस आदमी के लिए रागी को मारने तक का प्रस्ताव देता है। टेन्मा उस घटिया प्रस्ताव पर हंस देता है, जबकि चार्ल्स पागलों की तरह आखिरी बार नौसिखिए की जान लेने की कोशिश करता है। उसकी तलवार टेन्मा के शरीर को हल्का सा छू जाती है। तभी टेन्मा अपने नए पालतू को आदेश देता है कि चार्ल्स को उसी तरह मार डाले जैसे उसने आया को यातना दी थी। ये दृश्य देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का वह मशहूर दृश्य याद आ जाता है जिसमें रामसे का दयनीय अंत हुआ था। शिकामी अपने भोजन को घूरता है, जबकि कभी निर्दयी रहा शिकारी अब एक बेबस जानवर की तरह रो रहा था। मौत अपना विशाल जबड़ा खोलती है और आखिरकार चार्ल्स की जिंदगी खत्म कर देती है, जिससे टेन्मा को संतोष मिलता है। इसी दौरान वो उस व्यक्ति को आवाज लगाता है जो आरामदायक छिपने की जगह से पूरी लड़ाई देख रहा था और उसे सामने आने के लिए कहता है। जासूस पकड़ा जाता है और खुद सामने आ जाता है, लेकिन टेन्मा अभी भी खून की प्यास वाले मूड में था, इसलिए वो तुरंत पूछता है कि क्या ये आदमी भी चार्ल्स का साथी है। वो आदमी घबराकर समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन टेन्मा के पास समय नहीं था। वो मौत को आदेश देता है कि खाना खत्म करके वापस आ जाए। शिकामी चार्ल्स को निगल जाता है और आखिरकार गायब हो जाता है। मौत जैसा खूंखार जानवर भी टेन्मा के आदेश मान रहा था। अब वो सुनहरे बालों वाला आदमी पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि हमारा लड़का उसकी मदद कर सकता है। वो अपना नाम इबेरिया बताता है और टेन्मा की शानदार लड़ाई की तारीफ करता है। वो पहले से जानता था कि यही वो आदमी है जिसने टाकारू को हराया था और बदले में कर्मा स्टोन तथा हथियारों का प्रस्ताव रखता है, लेकिन हमारा लड़का उन सभी प्रस्तावों को ठुकराकर उसकी अनदेखी करते हुए आगे बढ़ जाता है। कोई भी अवेकनर अभी जो उसने किया था उसके बदले मिलने वाले इनाम के लिए ऐसा नहीं करता। हर तरह का इनाम किसी खास इंसान की स्थिति के अनुसार ही उपयोगी होता है। जैसे बदला लेने वाले के लिए तलवार फायदेमंद होगी और घायल व्यक्ति के लिए दवा। ये बात इबेरिया के दिमाग में एक विचार पैदा कर देती है, क्योंकि उसके पास इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही इनाम था। वो समझता है कि टेन्मा अभी तेज गति से नहीं जा सकता, क्योंकि आया पहले ही घायल है और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका खून बहकर उसकी मौत हो जाएगी। उसकी परेशानी दूर करने के लिए इबेरिया एक उपचार करने वाली वस्तु निकालता है। ये एक रहस्यमयी स्क्रॉल था जिसने सचमुच टेन्मा को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो पीछे मुड़ता है और पहली बार उसके चेहरे पर अपने दोस्त की सुरक्षा को लेकर राहत दिखाई देती है। ये वस्तु उसकी जान बचाने के लिए काफी भरोसेमंद लग रही थी, इसलिए वे आया को नीचे लिटाते हैं और उस सामग्री को उसके घावों पर लपेट देते हैं। ये वस्तु एक दुर्लभ आर्टिफैक्ट थी जिसे शैडो स्पिरिट और वुड स्पिरिट कबीले की दो अलग अलग सामग्रियों से बनाया गया था। नौसिखिए को यह भी नहीं पता था कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, इसलिए इबेरिया उसे समझाता है। मानवता के आधुनिक हथियार
खासकर बंदूकें विनाशकारी जीवों के खिलाफ लगभग बेकार हैं। अच्छी बात यह है कि क्राफ्टर्स मोनोलिथ या डिजास्टर बीस्ट के अंगों का उपयोग करके नए हथियार बना सकते हैं। ऐसे बनाए गए सामानों को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। इन्हें 4 दुर्लभता श्रेणियों में बांटा गया है: कॉमन, रेयर, एपिक और यूनिक। कॉमन आर्टिफैक्ट साधारण हथियार होते हैं जो सामान्य डिजास्टर बीस्ट और अवेकनर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे लंबी तलवार। रेयर आर्टिफैक्ट उपयोगकर्ता की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जैसे एक्वा ब्लेड। एपिक आर्टिफैक्ट क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ विशेष प्रभाव भी प्रदान करते हैं, और मानना पड़ेगा कि ये लाल रक्त तलवार बेहद शानदार लगती है। आखिर में सबसे ऊंची श्रेणी आती है यूनिक क्लास। इनके साथ अनोखी स्किल्स जुड़ी होती है, जैसे होली स्वॉर्ड। क्राफ्टर्स की तुलना योद्धाओं से नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें ढूंढना बेहद कठिन होता है। अवेकनर हमेशा उनके बेहतरीन काम के लिए उनके ऋणी रहते हैं। टेन्मा समझ जाता है कि ये आदमी किसी क्राफ्टर का बेटा है, और सिर्फ साधारण क्राफ्टर नहीं। पूरे 5 महाद्वीपों में आज तक केवल 10 यूनिक आर्टिफैक्ट्स ही बनाए गए हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसके पिता ने उनमें से 3 बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें उत्तर का आर्टिसन किंग कहा जाता है। लगता है यहाँ जॉन स्नो का भी कोई इसे के संस्करण मौजूद है, लेकिन हमारे लड़के को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना ध्यान उस चीज पर लगाता है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। वो चाल से मिली क्रॉसबो की जांच करता है, वो भी एक आर्टिफैक्ट थी। इबेरिया हैरान रह जाता है कि इतनी शानदार कहानी सुनने के बाद भी इस आदमी को उसके पिता की उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं हुई। वो क्रॉसबो एक रेयर आर्टिफैक्ट थी। दुर्भाग्य से उसमें कोई तीर नहीं था, लेकिन इबेरिया बताता है कि कुछ हथियार अपना गोला बारूद खुद बना लेते हैं। तभी टेन्मा के आश्चर्य के बीच वो हथियार अचानक हवा में गायब हो जाता है। ये भी कुछ आर्टिफैक्ट्स की खासियत होती है। वे अपने मालिक की आत्मा से जुड़े होते हैं और अपने आप एक सबस्पेस डायमेंशन में वापस लौट जाते हैं। टेन्मा को ये जानकारी काफी दिलचस्प लगती है, और वो आया की जान बचाने के लिए इबेरिया का धन्यवाद करता है। वो मानता है कि भविष्य में किसी भी मदद के लिए वो उसका ऋणी रहेगा, और अब रे का मामला वो खुद संभालेगा। इबेरिया को ये विचार बेहद लापरवाह लगता है कि कोई अकेले जाकर रे को चुनौती दे, लेकिन टेन्मा बहस करने के मूड में नहीं था और उसकी बात को महत्व नहीं देता। अच्छी बात ये थी कि दोनों का लक्ष्य एक ही था। भले ही रे ने इबेरिया को सीधे तौर पर नाराज नहीं किया था, फिर भी वो सुझाव देता है कि दोनों आने वाले सेवियर अलायंस टूर्नामेंट क्वालिफायर्स में एक टीम बनाएं। टेन्मा को वो टूर्नामेंट याद आ जाता है जहां केवल शीर्ष 10 उम्मीदवार ही मुख्य टूर्नामेंट तक पहुंचते हैं। यही वजह थी कि वो लगातार एडवांस्ड स्टेजेस को पूरा कर रहा था, ताकि परीक्षा से पहले खुद को तैयार कर सके। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसका उनके लक्ष्य से क्या संबंध है। इबेरिया बताता है कि क्वालिफायर्स हर महाद्वीप में अलग अलग आयोजित किए जाते हैं, और चीफ का बेटा होने के कारण रे के साथ उसका बड़ा भाई भी इसमें भाग लेने वाला है। अगर दोनों में से कोई भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाया तो किनोशिदा परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। यही कारण है कि रे अपने निजी फायदे के लिए सभी स्टेजेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। टेन्मा पूछता है कि आखिर ये सुनहरे बालों वाला अवेकनर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। इबेरिया बताता है कि वो सचमुच उसकी प्रशंसा करता है और उसे अपने अनुभव पर भरोसा है कि वे दोनों क्वालिफायर्स पार कर लेंगे। फिर भी टेन्मा को समझ नहीं आता कि ये आदमी टूर्नामेंट को लेकर इतना बेचैन क्यों है, इसलिए वो और गहराई से कारण पूछता है। इबेरिया बताता है कि बचपन से उसने अपने पिता को आर्टिफैक्ट्स बनाते देखा है, इसलिए वो उनका बहुत सम्मान करता है। उसका सबसे बड़ा सपना हमेशा से अवेकनर बनकर अपने पिता द्वारा बनाए गए हथियारों से राक्षसों से लड़ना था। लेकिन अवेकनर बनने के बाद भी उसके पिता ने उसके लिए कोई असली आर्टिफैक्ट बनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अभी उनके काम के योग्य नहीं है। इतनी निराशा के बावजूद वो पीछे नहीं हटा और उसके पिता ने साफ कह दिया कि अगर उसे हथियार चाहिए तो पहले क्वालिफायर्स पास करे। यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पर शुरुआती क्वालिफायर्स पार करना चाहता है। ये सब सुनकर टेन्मा समझ जाता है कि क्राफ्टर के बेटे के साथ टीम बनाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी होगी। फिर उसने एक लेवल 0 लड़के को ही क्यों चुना? असल में मास्टर आर्टिसन ने एक शर्त रखी थी कि अगर इबेरिया किसी बहुत ताकतवर साथी के सहारे आगे बढ़ा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उसके पास एक सख्त एशियाई पिता वाला मामला था, बहुत उम्मीदें और कोई शॉर्टकट नहीं। एक और समस्या ये थी कि ताकतवर प्रतियोगियों को पहले ही रे ने अपने पक्ष में कर लिया था, जबकि बाकी लोग या तो अकेले थे या पहले से बनी टीमों में थे। उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए टेन्मा ही उसकी सबसे अच्छी उम्मीद था। वही आदमी जिसने ताकतवर टाकारू को हराया था और अभी अभी चार्ल्स को भी खत्म कर दिया था। आखिरकार कई सवाल जवाब के बाद हमारा लड़का उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता आया को अस्पताल पहुंचाने की थी। इबेरिया इतना खुश हो जाता है कि तुरंत टीम का नाम सोचने लगता है और लगातार तरह तरह के नाम सुझाता रहता है। वो सचमुच अच्छा दोस्त था, लेकिन बोलना बंद ही नहीं करता था। अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को याद करते हुए टेन्मा सोचता है कि क्या रेमू और सिया भी क्वालिफायर्स में हिस्सा लेंगे। अगले दृश्य में रेमू अचानक छींकता है। वो मजाक में कहता है कि शायद उसका दोस्त टेन्मा उसे याद कर रहा होगा।
टेनमा का नाम सुनकर सिया सचमुच चिंतित हो जाती है। वो उम्मीद करती है कि वो सुरक्षित होगा। रेमू उसे टेनमा के लिए भावनाएं रखने को लेकर बहुत चिढ़ाता है, जिसके जवाब में वो अपनी पानी की शक्ति से उसे मारती है। रेमू शिकायत करता है कि ये गंदा हमला था, लेकिन उसके अनुसार लड़ाई में चालाकी मायने नहीं रखती, बस मौका होना चाहिए। दूर से उनका गुरु उन्हें देख रहा था, एक साइबोर्ग जो क्वालिफायर्स के लिए उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए पूरी तरह समर्पित था। सिया अब लेवल 11 तक पहुंच चुकी थी, जबकि रेमू लेवल 10 पर था। दोनों एलिमेंटलिस्ट थे और जल्द ही दूसरे अवेकनर से मुकाबला करने वाले थे। दृश्य फिर रे के चेहरे पर जाता है, जो इस बात से चिढ़ने लगा था कि उसका शिकारी अब तक वापस रिपोर्ट देने नहीं आया। उसे गुस्सा आता है कि उसके आसपास के सभी लोग निकम्मे हैं। उसका सहयोगी सुझाव देता है कि एक खोजी दल भेजा जाए, लेकिन रे को उसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए क्वालिफायर्स सबसे बड़ी प्राथमिकता थे, क्योंकि अगर इस साल वो चयनित नहीं हुआ तो उसके पिता उसकी अच्छी खबर लेंगे। वैसे इस आदमी ने लगभग 800 प्रतियोगियों को पहले ही खरीद लिया था और सहयोग के बदले उन्हें रिश्वत दी थी। उन सभी का लेवल 5 या उससे ऊपर था। रे को ये बात पसंद थी कि उसका सहयोगी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद था। इसके बाद वो आखिरी स्टोन का उपयोग करके अपने आंकड़े बढ़ाता है। अब वो औसतन लेवल 12 पर पहुंच चुका था, खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था और बिजली को अपने तत्व के रूप में इस्तेमाल करता था। अगले दृश्य में हमारा लड़का अपने गुरु से समय पर आया को न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। उत्तरी कमांडर के लिए रे को मार देना बेहद आसान था, लेकिन टेनमा ऐसा नहीं चाहता था और उससे विनती करता है कि वो इस मामले में दखल न दे। मेनू उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि वह किसी और समय इस बारे में विस्तार से पूछेगा। दूसरी तरफ इबेरिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उत्तरी कमांडर टेनमा के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। उसी दौरान टेनमा घोषणा करता है कि वो क्वालिफायर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है और कमांडर इस फैसले से पूरी तरह सहमत हो जाता है। आया भी अब काफी बेहतर दिखाई दे रही थी। उसकी तितली ने उपचार के दौरान उसे ठीक कर दिया था। ऊपर से इबेरिया ने भी रेयर आर्टिफैक्ट देकर उनकी मदद की थी, जिससे उत्तरी कमांडर की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई। मेनू पहले से ही उस लड़के और उसके क्राफ्टर पिता के बारे में जानता था, जिससे इबेरिया चौंक जाता है। अपने पिता की प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश में वो बड़ी शान से कुछ कहने जाता है, लेकिन गलती से ऐसा बोल देता है मानो वो खुद अपने पिता का पिता हो। उसकी ये भयानक गलती सुनकर बाकी 3 लोग निराश हो जाते हैं और वो खुद शर्म से पानी पानी हो जाता है। इस मजाकिया घटना के बावजूद मेनू खुश था कि उस लड़के ने उसकी बेटी की जान बचाई और उसने ये भी कहा कि टूर्नामेंट के बाद वो इबेरिया के पिता को व्यक्तिगत रूप से सम्मान देगा। क्वालिफायर्स अब बहुत करीब थे, इसलिए वो दोनों को कड़ी ट्रेनिंग करने की सलाह देता है, क्योंकि उसे उनसे काफी उम्मीदें थी। टेनमा और इबेरिया अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जबकि आया इस बात से हैरान थी कि हाल के दिनों में उसके पिता टेनमा में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं। टेनमा की खास बात ये थी कि उसके बचपन के गहरे घाव उसे राक्षसों के प्रति बिल्कुल निर्दयी बना देते थे, लेकिन यही अंधेरा स्वभाव उन लोगों के सामने कमजोर पड़ जाता था जिनकी वो परवाह करता था। यही एक और वजह थी कि मेनू चाहता था कि उसकी बेटी टेनमा के करीब रहे, ताकि वो उसके लिए ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसकी रक्षा करना वो जरूरी समझे। इसके अलावा याद है स्कूल में दिखाई दिया वो स्केलेटन सोल्जर, वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पूरी योजना के तहत किया गया हमला था। इंसानों के बीच गद्दारों की संख्या बढ़ रही थी और दूसरे कमांडरों पर भी हमले हो चुके थे। मेनू को पूरा विश्वास था कि मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन टेनमा वो शक्ति बन सकता था जो इस खतरे को रोक सके और सबके लिए उम्मीद की किरण बन सके। आखिरकार वे डिस्ट्रिक्ट लेवल 4 पहुंच जाते हैं, जहां टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। टेनमा ने नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ होगी, लेकिन केवल मेनू की मौजूदगी ने ही हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया था और प्रतिभागियों की संख्या बढ़कर 5000 तक पहुंच गई थी। ये रे के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि अब उसके नियंत्रण में रहने वाले प्रतिभागियों का प्रतिशत कम हो गया था। हालांकि उसका सहयोगी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसने पहले ही अपने लोगों की पहचान के लिए उनकी बाहों पर लाल पट्टियां बंधवा दी थी। ये अजीब नजारा सिया और रेमू को भी दिखाई देता है। मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में सोरू फुजीवारा नियम समझाना शुरू करता है। क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया था, बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। पहला चरण बाहरी क्षेत्र के 4 टावरों से शुरू होगा। प्रतिभागियों को लड़ते हुए किसी भी तरह आंतरिक क्षेत्र तक पहुंचना होगा। जैसे ही कोई वहां प्रवेश करेगा, उसकी रैंक उसके ब्रेसलेट में दर्ज हो जाएगी। 5000 प्रतिभागियों में से केवल शीर्ष 500 ही अगले चरण में जा पाएंगे। सिया ये सोचकर थोड़ी चिंतित हो जाती है कि पहले ही दौर में लगभग 4500 लोग बाहर हो जाएंगे। हर प्रतिभागी अपने साथ 2 हथियार या उपकरण ले जा सकता था। कोई भी चीज मान्य थी। इबेरिया रे की ओर इशारा करता है, जो अपने खरीदे हुए अवेकनर्स के पीछे छिपा हुआ था। उसे पहले से पता था कि इस आदमी ने प्रतियोगियों को खरीद लिया है और वे सब मिलकर सबसे पहले आंतरिक क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए टेनमा निडरता से उस 4 आंखों वाले लाल बालों के आदमी की ओर बढ़ जाता है। पहला चरण शुरू होते ही परीक्षक फुजीवारा युवाओं से काफी उम्मीदें लगाता है। उसका मानना था कि संख्या से ज्यादा गुणवत्ता मायने रखती है।
उसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए थे, लेकिन अतीत में वो और जिन्हीं ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रतियोगिता को पूरी तरह कुचल दिया था। हीन को उम्मीद थी कि इस बार भी कोई ऐसा प्रतिभाशाली अवेकनर सामने आएगा जो सबको चौंका दे, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली लोग आसानी से नहीं मिलते, इसलिए फुजीवारा की उम्मीदें ज्यादा नहीं थी। हीन को एक अफवाह याद आती है कि किसी लड़के ने अवेकनिंग के तुरंत बाद ही लेवल 8 राक्षस को हरा दिया था। वो मेनू से पूछता है कि क्या ये सच है। उत्तरी कमांडर इसकी पुष्टि कर देता है, जिससे वे सोचने लगते हैं कि क्या वही लड़का इस टूर्नामेंट में भी भाग ले रहा है। फुजीवारा उत्सुक होकर स्कूल के उम्मीदवारों की सूची देखने लगता है। वह रेमू और सिया को अपनी सूची से बाहर कर देता है। फिर उसकी नजर हाना हानू पर जाती है, जो लकड़ी तत्व की विशेषज्ञ थी और लेवल 16 जैसी अविश्वसनीय शक्ति रखती थी। वो किसी विलक्षण प्रतिभा जैसी लगती थी, लेकिन मेनू की चुप्पी बता रही थी कि उसके सारे अनुमान गलत थे, जबकि हानू यहाँ की सर्वोच्च रैंकधारी थी। हीन फिर दिलचस्पी से पूछता है कि क्या यहाँ कोई लेवल 0 भी मौजूद है। हर साल कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रतियोगिता में बुरी तरह पिट जाता है, और लेवल 0 की बात निकली ही थी कि रे उसी नौसिखिए का मजाक उड़ा रहा था जो उसे चुनौती देने आया था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यही वो आदमी है जिसने उसके 2 अंगरक्षकों की धज्जियां उड़ा दी थी। जैसे ही हमारा लड़का चार्ल्स की क्रॉसबो निकालता है, रे का चेहरा सदमे से उतर जाता है। टेन्मा समझ जाता है कि ये आदमी उसी की तलाश कर रहा था, जबकि रे उसकी अपमानजनक भाषा से और ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे सिर्फ उकसाने वाला समझता है। वो अपने आदमियों को टेन्मा पर हमला करने का इशारा करता है और खुद छलांग लगाकर सीधे आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। अब टेन्मा के सामने कई ऐसे लोग खड़े थे जिनका लेवल उससे कहीं ज्यादा था। हीन समझ नहीं पा रहा था कि एक लेवल 0 लड़का लेवल 6 और लेवल 7 के इतने लोगों को कैसे चुनौती देगा। इबेरिया को भी ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे डर था कि वे चारों तरफ से घिर जाएंगे। इसी वजह से वो ऐसी परिस्थिति के लिए बचाकर रखा अपना तुर्प का पत्ता इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगता है। गुंडों में से एक हमारे लड़के को उकसाने की कोशिश करता है, जिस पर टेन्मा उसे सिर्फ रास्ते से हट जाने का आदेश देता है। इतनी साधारण सी बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि किसी को भी यही लगेगा कि ये लड़का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। हीन को टेन्मा का निडर स्वभाव पसंद आता है और वो तय करता है कि अगर ये मरने वाला हुआ तो वो बीच में कूद पड़ेगा। वही गुंडा फिर से टेन्मा को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल टेन्मा का एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है और वो वही ढेर हो जाता है। टेन्मा उसे फिर याद दिलाता है कि उसने रास्ते से हटने को कहा था। हीन समझ ही नहीं पाता कि ये लड़का अपने से कहीं ऊंचे लेवल वाले प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में कैसे हरा सकता है। आसपास के लड़ाके इस बढ़ते खतरे को खत्म करने का फैसला करते हैं, जबकि इबेरिया अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर पाता। इतने बड़े हमले को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि अब नौसिखिया खत्म हो जाएगा, लेकिन टेन्मा के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती और उसका सफल बचाव सबको हैरान कर देता है। ब्लैक आइस के कारण उसके डिफेंस स्टैट्स हर सफल रक्षा के साथ लगातार बढ़ रहे थे। किसी को यकीन नहीं होता कि उसने पानी तत्व का उपयोग करके इतना शक्तिशाली हमला रोक दिया। टेन्मा उन्हें चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो फिर से वही हमला करें। अपमानित होकर एक आदमी अपनी भी रैंक फ्लेम थ्रोअर स्किल पूरी ताकत से दोबारा चलाता है। इस बीच हमारा लड़का बस वही खड़ा रहता है और पूरे हमले को सह लेता है। फायर एलिमेंटलिस्ट इतनी आग छोड़ देता है कि उसे खुद ही उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है और उसका सारा मना खत्म हो जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार टेन्मा का अंत हो जाएगा, लेकिन टेन्मा बिल्कुल सुरक्षित खड़ा रहता है। उसके हाथ पर ब्लैक आइस का एक शक्तिशाली गॉन्टलेट बना हुआ था। अब बाकी लोगों को समझ आने लगता है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि उनका सबसे ताकतवर हमला भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वे लगातार फायरबॉल बरसाते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वे उसका मना खत्म करने की योजना बनाते हैं, मगर टेन्मा तुरंत दूरी मिटाकर बिजली जैसी गति से उन पर टूट पड़ता है। ताकत की भिड़ंत में वो एक और अवेकनर को कुचल देता है और दूसरे को भी हरा देता है। अब केवल 2 लाइटनिंग वॉरियर्स बचे थे। टेन्मा उन्हें चेतावनी देता है कि वे बचकर नहीं जा पाएंगे, लेकिन वे मूर्ख फिर भी अपनी डुअल स्किल्स सक्रिय कर देते हैं। हीन को विश्वास नहीं होता कि वह एक लेवल 0 लड़के को पूरी टीम का सफाया करते देख रहा है। सभी विरोधियों को हराने के बाद इबेरिया अपने साथी की तारीफ करता है। किसी को भी नहीं लगता कि वो वास्तव में लेवल 0 है, लेकिन इबेरिया पूरे मैदान को घोषणा करके बताता है कि वह और उसका साथी इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन जोड़ी बनेंगे। दूसरी तरफ रे क्रॉसबो के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक वो देखता है कि एक अवेकनर उसे पार करने की कोशिश करता है। अगले ही पल वो बिजली का शिकार हो जाता है। रे उसे उसकी औकात याद दिलाता है और कहता है कि कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। फिर वो अपने लोगों को इकट्ठा करके आदेश देता है कि सब एक साथ रहें। परीक्षक किनोशिदा परिवार के युवा मालिक का ये अहंकार साफ देख रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, वे कुछ नहीं कर सकते थे। रे पूरी तरह आश्वस्त था कि ये टूर्नामेंट उसी का होगा। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही जोड़ी थी जिससे वो पहले मिला था।
टेनमा को जीवित देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये आदमी बचा कैसे। वो उसे फिर से लेवल 0 कचरा कहता है, लेकिन टेनमा को इसकी कोई परवाह नहीं होती। रे सीधे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो लगभग 100 लड़ाकों के एक बड़े समूह को उन्हें रोकने का आदेश देता है। टेनमा खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार करता है। वो पहले इबेरिया के कान ढक देता है और फिर बिजली जैसी गति से आगे बढ़कर रे को जोरदार टक्कर मारता है। ये उसका तरीका था ये बताने का कि हिसाब बराबर किए बिना वो अपने शिकार को भागने नहीं देगा। दूसरी ओर सिया और रेमू को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे आखिरकार इनर सर्कल तक पहुंच जाते हैं। वे तीसरे स्थान पर और आगामी दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। सबसे ऊपर हानु थी, जो पूरे लेडरबोर्ड पर राज कर रही थी। वो बाकी सभी से कहीं आगे थी। कुछ ही देर बाद इबेरिया भी टेनमा का नाम चिल्लाते हुए छठे स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन असली सितारा अभी भी युद्ध भूमि में था। कंप्लीशन जोन तक जाने के बजाय वो 100 लोगों की पूरी टोली से लड़ने का इरादा रखता था। यहाँ तक कि परीक्षक भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हीन को लगने लगा था कि शायद ये आदमी सच में सबको हरा देगा। रे अब टेनमा को एक ऐसे कीड़े की तरह देखने लगा था जिसे वो और नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ये 100 लोगों के खिलाफ एक आदमी की लड़ाई थी, इसलिए हालात उसके पक्ष में नहीं दिख रहे थे। मगर टेनमा की सबसे बड़ी प्राथमिकता आया का बदला लेना था। टूर्नामेंट उसके लिए अब मायने नहीं रखता था। हमला शुरू हो जाता है। अवेकनर्स की पूरी सेना उसकी ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन टेनमा के चेहरे पर कोई डर नहीं आता। वो पहले हमलावर को एक ही वार में गिरा देता है। बाकी लोग अब सचमुच उसके लेवल 0 होने पर शक करने लगते हैं। तभी टेनमा लोटस बर्स्ट सक्रिय कर देता है और पूरा युद्ध क्षेत्र विनाश में डूब जाता है। इस समय पूरी दुनिया उसकी स्किल देख रही थी, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने अपना जोन पहले ही पूरा कर लिया था। परीक्षक उस विस्फोट के अविश्वसनीय दायरे को देखकर दंग रह जाते हैं, जबकि आया उसकी हाल की प्रगति से प्रभावित होती है। लेकिन टेनमा का लक्ष्य सिर्फ वही आदमी था जिसने उससे दुश्मनी मोल ली थी। उसने अभी अभी 100 लोगों की पूरी टोली का सफाया कर दिया था। अब केवल रे बचा था। टेनमा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, जबकि रे अब भी ये सोचने की मूर्खता कर रहा था कि वो ये लड़ाई जीत सकता है। वो अपना अंतिम हमला थंडर कैनन छोड़ता है। टेनमा तुरंत एनालिसिस शुरू कर देता है और एक जोरदार घूंसा उसके पेट में मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही पलों में वो एक दयनीय कीड़े जैसा बन जाता है। रे अपने सहायक से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। उसका सहायक नियम तोड़ते हुए टूर्नामेंट में घुस आता है। वो वास्तव में लेवल 35 अवेकनर था, इसलिए हीटन तुरंत उसमें रुचि लेता है और घुसपैठ के लिए उसे रोकने निकल पड़ता है। हमारा लड़का महसूस कर लेता है कि कोई बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रहा है, लेकिन वो केवल एक व्यक्ति नहीं था। सहायक लगभग उसके पास पहुंच ही गया था कि हीटन उसे जोरदार प्रहार से जमीन पर दे मारता है और टेनमा से कहता है कि जहां छोड़ा था वहीं से जारी रखे। टेनमा उस कुत्ते जैसे आदमी को घूरता है जो अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन अपनी दुख भरी कहानी पूरी करने से पहले ही टेनमा उसका सिर कुचल देता है और आखिरकार आया का बदला ले लेता है। टेनमा एनालिसिस प्रोसेस को बीच में ही रोक देता है ताकि बाद में उसे पूरा कर सके, लेकिन तभी एक परिचित आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। सिया और उसके दोस्त उसे अंदर आने के लिए बुलाते हैं। टेनमा को उन सारे अवेकनर्स का सफाया करते हुए देखने के बाद वो उसकी और भी बड़ी प्रशंसक बन चुकी थी। इसी तरह टेनमा 7वें स्थान पर इनर जोन तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इबेरिया और रेमू के बीच जबरदस्त दोस्ती वाली प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। दोनों खुद को टेनमा का सबसे अच्छा दोस्त साबित करना चाहते थे। वे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए और चिढ़ाते हुए बहस करते रहते हैं। इसी दौरान परीक्षक पहले चरण का समापन करते हैं और बताते हैं कि दूसरे चरण में प्रतियोगियों को लगातार 1 घंटे तक राक्षसों से लड़ना होगा। ये चरण ज्यादा रोमांचक था और सभी 7 प्रतिभाशाली प्रतिभागी अपनी अगली चुनौती का स्वागत करते हैं। वे परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं। सभी उत्सुक थे, जबकि सिया और रेमू खास तौर पर टेनमा की शक्तियों के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। परीक्षक सभी उम्मीदवारों को तैयार होने का आदेश देते हैं। इस बार वे बाकी प्रसिद्ध हस्तियों के साथ उनसे आमने सामने मिलते हैं। परीक्षा का उद्देश्य राक्षसों का शिकार करना और उनकी कठिनाई के अनुसार अंक अर्जित करना था। किसी राक्षस को मारने के बाद 1 मिनट का कूल डाउन लागू हो जाता था। ये सुनकर गाकुई तुरंत सबसे शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करने की सोचता है। तभी टेनमा एक सवाल पूछता है और जानना चाहता है कि क्या नाइटमेयर क्लास वास्तव में सबसे ऊंचा स्तर है। वहां मौजूद अधिकांश लोगों को नहीं लगता कि वो ऐसे किसी खतरे को हरा सकता है, लेकिन फुजीवारा बताता है कि नाइटमेयर क्लास की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। हर नाइटमेयर मॉन्स्टर अलग होता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। आज का प्रदर्शन भविष्य में टॉप लेवल सेवियर बनने की संभावना पर भी असर डालेगा, इसलिए अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी था। जिनके 115,000 अंकों वाले रिकॉर्ड को याद करते हुए टेनमा मन ही मन तय कर लेता है कि वो मानवता के सबसे महान योद्धा को भी पीछे छोड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और दूसरा चरण शुरू हो जाता है। शुरुआती राक्षस बेहद कमजोर थे, इसलिए टेनमा अपनी आई स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें तुरंत खत्म कर देता है ताकि वो जल्दी अगले कठिन स्तर तक पहुंच सके। हीन ही एकमात्र व्यक्ति था
जो उसकी हर हरकत को उत्साह से देख रहा था। अभी भी वो टेन्मा को एक ही सेकंड में कुत्ते जैसे राक्षसों के पूरे झुंड का सफाया करते हुए देखता है। यही वजह थी कि हैटन को वो इतना पसंद था, लेकिन फुजीवारा को पूरा यकीन था कि अगला लेवल 8 मॉन्स्टर टेन्मा को कड़ी टक्कर देगा। आमतौर पर उस स्तर पर किसी को भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मेनू नहीं चाहता था कि सब लोग सिर्फ उसके शिष्य पर ध्यान दे, इसलिए वो बातचीत का रुख बाकी छात्रों की ओर मोड़ देता है। सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वास्तव में टेन्मा को चुनौती देने वाली एकमात्र व्यक्ति हानु थी। जहाँ तक टेन्मा की लड़ाई की बात थी, वो हमेशा की तरह आग के हमलों को सहता है और बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आता है। फिर वो एक ही वार में उस राक्षस को काट गिराता है। केवल 5 सेकंड में उसे खत्म करके 500 अंक प्राप्त करता है। हीन हैरान होकर पूछता है कि उसने राक्षस को शुरुआत में ही क्यों नहीं मार दिया, लेकिन टेन्मा का ध्यान अपने डिफेंस स्टैट्स बढ़ाने पर था, इसलिए वो जानबूझकर हमले सह रहा था। अगली चुनौती एक इलेक्ट्रिक राइनो थी। ये ज्यादा कठिन राक्षस था और इसके लिए 1000 अंक मिलते थे। इसकी एक भी चोट तुरंत शरीर को लकवाग्रस्त कर सकती थी। ऐसे राक्षस को हराने के लिए असाधारण गति चाहिए थी, लेकिन टेन्मा आराम से उसके सामने पहुंच जाता है और उसके सींग में भी दिलचस्पी दिखाता है। राइनो उसे जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन उसे कुछ महसूस तक नहीं होता। वो लगातार दर्शकों को हैरान करता रहता है। उस हमले को सहने की वजह से उसके व्यक्तिगत आंकड़े फिर बढ़ जाते हैं। अब लड़ाई खत्म करने का समय था। टेन्मा आगे झपटता है और केवल 7 सेकंड में उस राक्षस को मार गिराता है। इसके बाद फुजीवारा अगले राक्षस के बारे में रोमांच पैदा करता है। वो पिछले दोनों से कहीं अधिक खतरनाक था और उसके अटैक तथा डिफेंस दोनों अविश्वसनीय थे। ये प्राणी प्रारंभिक परीक्षा के सबसे भयावह डिजास्टर बीस्ट्स में से एक माना जाता था। ये था नाइटमेयर क्लास का पर्गेटरी जायंट, लेकिन इतनी तारीफ का कोई मतलब नहीं रह जाता जब टेन्मा अपने पियर्सिंग ऑर्ड से उसे एक ही वार में मार गिराता है और फिर बिल्कुल शांत अंदाज में खड़ा रहता है। अब वो खेलना बंद कर चुका था और परीक्षकों से अगला नाइटमेयर क्लास मॉन्स्टर भेजने को कहता है। दूसरी तरफ सिया हिसागी अपनी शक्ति का उपयोग करके एक राक्षस के मुंह को आर पार भेद देती है और बाकी 2 राक्षसों को खत्म करके नॉर्मल क्लास तक पहुंचने की तैयारी करती है। तभी उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि वो बिगिनर क्लास पूरा करने के बेहद करीब है। कही और गाकू पूरी तरह आश्वस्त था कि नॉर्मल क्लास तक सबसे पहले वही पहुंचेगा, जबकि हानु अगले स्तर पर जाने से पहले अपना मना पुनः प्राप्त करने का फैसला करता है। तभी अचानक सिस्टम एक घोषणा करता है। नाइटमेयर क्लास को 21वें स्थान वाले प्रतिभागी ने रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया था। ये संदेश सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। सिया तुरंत समझ जाती है कि ये काम टेन्मा नहीं किया होगा। दूसरी तरफ बाकी लोग इस बात पर पूरी तरह हैरान थे कि उसने लेवल 15 पर्गेटरी जायंट को लगभग तुरंत मार डाला। ये देखने की उत्सुकता में कि वो वास्तव में कितना आगे जा सकता है, परीक्षक चुनौती की कठिनाई बढ़ाने का फैसला करते हैं। इसी बीच टेन्मा अपने आंकड़ों की जांच करता है। उसे उम्मीद थी कि कुछ असाधारण मिलेगा, लेकिन बदले में केवल कुछ अतिरिक्त अंक ही मिले थे। इससे वो निराश हो जाता है। असंतुष्ट होकर वो अगले राक्षस पर हमला करता है। केवल एक वार में वह अपने श्रीयर से उसे भेद देता है और तुरंत मार गिराता है। एक बार फिर सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये श्रीयर है क्या और इसकी कोई सीमा भी है या नहीं। हीन ध्यान देता है कि इसकी शक्ति का अधिकांश हिस्सा अटैक में केंद्रित है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी कमजोरी भी जुड़ी हुई है। इसी दौरान हमारा लड़का अब ऐसे राक्षस का सामना कर रहा था जिसकी गति अब तक मिले सभी राक्षसों से कहीं ज्यादा थी। हीन समझाता है कि पर्गेटरी जायंट्स को लोग अक्सर उनके विशाल शरीर की वजह से धीमा समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वे बेहद तेज होते हैं। वो ये भी बताता है कि क्योंकि उनकी प्रजाति में मना नहीं होता, इसलिए उसके बदले उनके बाकी आंकड़े असाधारण रूप से बढ़ जाते हैं। यही कारण था कि ये दानव टेन्मा के हर हमले से बच निकल रहा था। उसकी जबरदस्त गति की वजह से हमारा लड़का जितने भी वार करता, वो उन सभी को आसानी से चकमा दे देता था। तभी उसे वो कमजोरी समझ में आती है जो उसने पहले देखी थी। काले गोले विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उनकी उड़ने की गति ऊंचे स्तर के राक्षसों से भी धीमी थी। फिर भी वो देखता है कि टेन्मा युद्ध की रणनीति को अच्छी तरह समझता है। वो पर्गेटरी जायंट की दहाड़ने की आदत को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करता है और उसी क्षण अपना हमला करता है। हालांकि हीन ये निष्कर्ष भी निकालता है कि अगर हमारा लड़का ब्लैक श्रीयर की गति नहीं बढ़ा पाया तो वो इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। दूसरी ओर लड़ाई लंबी खिंचने लगती है और टेन्मा संघर्ष करने लगता है। फुजीवारा समझ जाता है कि राक्षस मध्यम दूरी से किए गए हर हमले को आसानी से चकमा दे सकता है। वो चिंतित हो जाता है और सोचता है कि अगर टेन्मा बिना किसी नई रणनीति के केवल ब्लैक श्रीयर पर निर्भर रहा तो इसका मतलब होगा कि उसके पास और कोई तकनीक नहीं बची। लेकिन तभी सबकी हैरानी के बीच टेन्मा मुस्कुराने लगता है। उसने रहस्य समझ लिया था।
अब वो राक्षस का पीछा करने के बजाय उसके अगले कदम का अनुमान लगाकर पहले ही हमला करने वाला था। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। राक्षस अपना विशाल मुक्का घुमाकर टेन्मा की ओर दे मारता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा मैदान कांप उठता है और उसमें दरारें पड़ जाती है। कर्मचारी तुरंत बचाव दल को बुलाने लगते हैं क्योंकि ऐसे हमले मजाक नहीं होते। लेकिन जल्द ही सबको एहसास होता है कि हमला टेन्मा को लगा ही नहीं। राक्षस हैरानी से इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसका लक्ष्य गायब था। अगले ही पल पीछे से टेन्मा का ब्लैक स्फीयर उसके चेहरे पर लगता है और उसका पूरा चेहरा उड़ा देता है। लड़ाई केवल 12 सेकंड में समाप्त हो जाती है। आया को यकीन ही नहीं होता कि टेन्मा ने इतने बड़े राक्षस को इतनी आसानी से हरा दिया। जब इजुमी और फुजीवारा उसकी ओर देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि वो कितनी चिंतित दिखाई दे रही है। ये उसके लिए बहुत दुर्लभ दृश्य था। वो तुरंत सफाई देने लगती है कि वह तो बस सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी और अगर कोई दूसरा भी होता तो वो ऐसा ही महसूस करती। लेकिन उसकी जरूरत से ज्यादा सफाई सुनकर दोनों को लगने लगता है कि वो हाल ही में कुछ ज्यादा ही खुलकर व्यवहार करने लगी है। बूढ़ा व्यक्ति फिर हीन की ओर मुड़ता है और पूछता है कि टेन्मा सीधे मुकाबला करने के बजाय लगातार बच क्यों रहा था। हीन समझाता है कि टेन्मा की गति वास्तव में परगेटरी जायंट के बराबर है। जैसे ही उसके शरीर में बिजली प्रवाहित होती है उसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। उस स्किल के सक्रिय होने पर कोई भी परगेटरी जायंट उसे छू तक नहीं सकता। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति खुशी से घोषणा करता है कि टेन्मा वास्तव में प्रथम स्थान का हकदार है। लेकिन हमारे लड़के का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसका लक्ष्य मानवता के सबसे शक्तिशाली योद्धा जिन तेवा को पीछे छोड़ना था और अभी आराम करना मतलब अपनी प्रगति रोक देना था। इसलिए वो बिना रुके एक के बाद एक परगेटरी मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। बूढ़े व्यक्ति को याद आता है कि वो खुद भी एक बार में फेज 4 तक पहुंच गया था। हीन स्पष्ट करता है कि वो केवल वहां तक पहुंचा था, उससे आगे नहीं जा सका। यहाँ तक कि हैटन भी केवल फेज 3 तक ही पहुंच पाया था। ये सोचते हुए वे टेन्मा को लगातार लड़ते हुए देखते रहते हैं। इसके बाद टेन्मा दूसरे राक्षस को हराने के लिए एक रणनीति बनाता है और उसकी योजना पूरी तरह सफल होती है। लेकिन तीसरे राक्षस के खिलाफ उसका तरीका बिल्कुल अलग था। वो जानबूझकर खुद को राक्षस द्वारा निगलने देता है और फिर अंदर से उसे फाड़कर बाहर निकलता है। हमारा नायक केवल 13 सेकंड में परगेटरी जायंट्स को साफ कर देता है। फुजीवारा स्तब्ध रह जाता है क्योंकि यही स्किल पहले चरण में असंख्य प्रतिभागियों को बाहर कर चुकी थी। टेन्मा का मना लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन जब तक डिजास्टर बीस्ट्स पैदा होते रहेंगे उसकी पैसिव स्किल मना सेंस उसका मना फिर से भरती रहेगी। तभी नाइटमेयर क्लास का फेज 4 शुरू होता है और 4 परगेटरी जायंट्स उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। पैसिव स्किल की वजह से उसका मना 40% तक वापस भर जाता है। अगर हमारा नायक फेज 4 पार कर लेता है तो वो हैटन के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा और जिन तेवा के अलावा कोई भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया था। यही बात हीन को टेन्मा की सीमाएं देखने के लिए और उत्सुक बना देती है। उसकी स्किल पियर्सिंग ट्रू स्फीयर की उड़ने की गति हर बार बढ़ने पर उसकी सटीकता भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए अगर टेन्मा उसकी गति कुछ और बढ़ा सके तो उसे दुश्मनों के करीब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके पास मना सीमित था, इसलिए हर हमला सही जगह लगना जरूरी था। अचानक परगेटरी जायंट हर दिशा से जंजीरें निकालता है और टेन्मा को बांध देता है। फिर वो अपना विशाल मुक्का जमीन पर मारता है और टेन्मा को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। हमारा नायक समझ जाता है कि इस स्थिति में उसके पास कोई फायदा नहीं है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब दानव उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। टेन्मा घायल होकर खून से लथपथ पड़ा था। ये देखकर फुजीवारा तुरंत हीन से उसे बचाने के लिए कहता है। हीन हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या यही वो क्षण है जहां टेन्मा की शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच गई है। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। वो उसकी मदद के लिए दौड़ने ही वाला था कि पीछे से इजुमी उसे रोक देता है और कहता है कि टेन्मा में अभी भी लड़ने की ताकत बची हुई है। बाकी लोग बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि ये उसकी क्षमता पर चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वे अभी उसे नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन इजुमी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे विश्वास था कि हमारे नायक के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता बचा हुआ है। फुजीवारा हैरान होकर पूछता है कि उसे ये कैसे पता। इजुमी जवाब देता है कि वो टेन्मा की आंखों को देखकर समझ सकता है। वो नजर किसी ऐसे इंसान की नहीं थी जिसने मौत को स्वीकार कर लिया हो। हमारा नायक फिर से परगेटरी जायंट के सामने खड़ा हो जाता है। उसने इतनी दूर आने के बाद युद्ध में मरने से इनकार कर दिया था। रागी किनोशिदा के साथ लड़ाई के दौरान जब मिमेसिस ने अपनी स्किल सक्रिय की थी तब टेन्मा ने एनालिसिस प्रोसेस को पूरा होने से ठीक पहले रोक दिया था और उसने ये सब केवल इसी क्षण के लिए किया था। अब हमारा नायक दोबारा एनालिसिस शुरू करता है और वो तुरंत पूरा हो जाता है। अचानक आया का चेहरा चमक उठता है क्योंकि उसे टेन्मा का नीला लोटस दिखाई देता है। फुजीवारा समझ नहीं पाता कि इस हालत में लोटस का क्या फायदा होगा, जबकि हीन ये सोचने लगता है कि आखिर आया को क्या पता है। तभी हमारे नायक की थुंदेरवावे स्किल सक्रिय हो जाती है। उसका सक्रिय प्रभाव भी रैंक या उससे नीचे के बिजली आधारित हमलों को शरीर में अवशोषित कर लेता है और जमा हुई बिजली की ऊर्जा को छोड़ने पर उसकी फुर्ती 100% बढ़ जाती है। इस स्किल की मदद से हमारा
नायक पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और अब खेलना बंद कर देता है। फुजीवारा हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी टेन्मा किसी विशेषज्ञ हीलर से तेज गति से ठीक हो गया। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस लड़के के पास इतनी सारी स्किल्स है। टेन्मा पलक झपकते ही परगेटरी जायंट्स को भेद देता है और केवल 31 सेकंड में फेज 4 पूरा कर लेता है। हमारा नायक आत्मविश्वास से खड़ा था। अब चाहे कितने भी जायंट्स उसके सामने आ जाए, वो हारने वाला नहीं था। तभी ऊपर से एक जायंट उस पर हमला करता है, लेकिन टेन्मा एक ही वार में उसे मार गिराता है। लगातार जायंट्स को मारते हुए उसके हमलों की उड़ने की गति 2700% तक बढ़ जाती है। वो फेज 5 को 1 मिनट से भी कम समय में और फेज 6 को केवल 1.5 मिनट में साफ कर देता है। टेन्मा को इतनी आसानी से परगेटरी जायंट्स का सफाया करते देखकर दर्शकों के जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि असली राक्षस कौन है, टेन्मा या वे जायंट्स। हमारा नायक वही बैठकर और जायंट्स का इंतजार करता है, लेकिन कोई नया जायंट प्रकट नहीं होता। अभी भी सदमे में डूबा फुजीवारा माइक्रोफोन पर घोषणा करता है कि टेन्मा ने उनके पास मौजूद हर एक परगेटरी जायंट को खत्म कर दिया है। ये सुनकर टेन्मा खुद भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कठिनाई की कोई सीमा भी होती है। लड़ाई में उसने कितने राक्षस मारे, इसकी गिनती भी वो भूल चुका था। चूंकि हमारा नायक लेवल अप नहीं कर सकता, इसलिए मारे गए डिजास्टर बीस्ट्स का अनुभव कर्मा स्टोन्स में बदल जाता है। परीक्षण क्षेत्र में कर्मा स्टोन देखकर फुजीवारा हैरान रह जाता है। उसका नीला रंग देखकर वो समझ जाता है कि उसमें कम से कम 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मौजूद है। इजुमी समझाता है कि टेन्मा अनुभव को अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए उसका सारा एक्सपी कर्मा स्टोन्स में बदल जाता है। इसके बाद हमारा नायक द्वार से बाहर निकलता है और फुजीवारा उसके भविष्य और क्षमता की खुलकर प्रशंसा करता है। वो टेन्मा को अपने साथ आने का निमंत्रण देता है और वादा करता है कि उसे एक बेहतरीन प्रशिक्षक मिलेगा, लेकिन हमारा नायक विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा देता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक गुरु है। फुजीवारा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई साधारण प्रशिक्षक इतनी बड़ी प्रतिभा को नहीं संभाल सकता। केवल वही लोग उसकी मदद कर सकते हैं जिनके पास संसाधन और प्रभाव हो। तभी हैटन बूढ़े आदमी से कहता है कि इस युवा प्रतिभा को परेशान करना बंद करे, नहीं तो वो उससे नफरत करने लगेगा। बूढ़ा आदमी फिर हैटन से कहता है कि वो टेन्मा को समझाए, क्योंकि वे उसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दे सकते। तभी हमारा नायक हीन का धन्यवाद करता है और फुजीवारा का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है जब हैटन बताता है कि उसे अपने शिष्य की मदद करने में कोई समस्या नहीं थी। अब फुजीवारा समझ जाता है कि ये प्रतिभाशाली लड़का वास्तव में हैटन का छात्र है। इजुमी अपने शिष्य की चोटों के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो देखता है कि टेन्मा तो फेज 7 को चुनौती देने की बात कर रहा है, तो उसे समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। हमारा नायक अपने गुरु को बताता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, केवल उसकी स्टैमिना खत्म हो गई है और थोड़े आराम के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब फुजीवारा को उसकी स्किल्स की असली ताकत समझ में आने लगती है। इजुमी के बाकी छात्रों ने भी दूसरे चरण के सभी डिजास्टर बीस्ट्स को साफ कर दिया था। हमारा नायक पूछता है कि क्या जिन तेवा भी फेज 6 तक पहुंचे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि उनके समय में अधिकतम केवल फेज 4 हुआ करता था। जब वो पर्याप्त नहीं रहा, तब इस बार सीमा को बढ़ाकर 8 चरणों तक ले जाया गया था और वर्तमान परीक्षा फेज 6 तक विस्तारित की गई थी। इसके बाद इजुमी अपने छात्र को बाकी प्रतिभागियों का प्रदर्शन देखने ले जाता है। दूसरी ओर रेमू हार्ड क्लास पूरा करने के बाद बुरी तरह थक चुका था। उसे नाइटमेयर क्लास असंभव लगती है और वो हार मान लेता है। सिया भी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थी। उसने विशाल जल गोले में राक्षसों को फंसाकर उनका दम घोंट दिया था, लेकिन मना लगभग खत्म हो जाने के कारण उसे भी अगला स्तर असंभव लगता है और वो भी रुक जाती है। हमारा नायक उन्हें इतनी जल्दी बाहर देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे उनसे ज्यादा उम्मीद थी। फुजीवारा उसे याद दिलाता है कि अधिकांश प्रतिभागी नॉर्मल क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते और जिस गति से उन्होंने इलेक्ट्रिक राइनो को हराया था, उसके आधार पर उसे पूरा विश्वास है कि दोनों टॉप 10 में जगह बना लेंगे। हालांकि दोनों लड़ाके हार मानने के बाद भी बाहर नहीं आए थे, क्योंकि परीक्षण क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति केवल गंभीर चोट की स्थिति में ही मिलती थी। दूसरी ओर बाकी प्रतिभागी नाइटमेयर क्लास तक पहुंच जाते हैं। हैटन को विश्वास था कि गाकू अपने रेयर आर्टिफैक्ट की मदद से कम एक परगेटरी जायंट को जरूर हरा देगा। वहीं शियोन अकागामी, जो एक शिकिगामी यूजर थी, का इतनी दूर तक पहुंच जाना ही उसकी दृढ़ता दिखाने के लिए काफी था। शियोन एक विशाल राक्षस में बदल जाती है और जायंट पर जोरदार मुक्का मारती है। ये देखकर हमारा नायक हैरान हो जाता है कि शिकिगामी अलग अलग रूप भी ले सकते हैं। वो सोचता है कि क्या आया की जेड बटरफ्लाई भी ऐसा कर सकती है, लेकिन आया बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और ये पहली बार है जब उसने किसी शिकिगामी को रूप बदलते देखा है। शिकिगामी की कई अलग अलग प्रजातियां होती है और उनकी शक्तियां रहस्य से भरी होती है। वो टेन्मा को सलाह देती है कि अगर भविष्य में उसका सामना किसी शिकिगामी से हो तो सावधान रहें। अब हमारा नायक समझ जाता है कि शिकिगामी
कितने शक्तिशाली होते हैं और वो फैसला करता है कि अब से मिलने वाला सारा एक्सपी वो चाल से छीने गए काले कुत्ते को देगा। सिया और रेमू पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुके थे, इसलिए टेनमा को वहां रुकने का कोई कारण नहीं दिखता और वो जाने का फैसला करता है। तभी इबेरिया उसका ध्यान खींचता है और टेनमा उसके कवच को देखकर चौंक जाता है। एपिक ड्रैगन गियर वो सबसे शक्तिशाली आर्टिफैक्ट था जो इबेरिया के पिता ने उसके लिए छोड़ा था। उस आर्टिफैक्ट की अपनी इच्छा थी और वो अपना मालिक खुद चुनता था। उस कवच को पाने के लिए इबेरिया को नर्क जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। इसे पहनने पर उसके आंकड़े हर मिनट बढ़ते रहते थे, लेकिन यदि वह इसे 15 मिनट से ज्यादा पहने रखे तो उसे भारी दंड झेलना पड़ता। इसलिए उसे समय खत्म होने से पहले लड़ाई समाप्त करनी थी। जब वो परगेटरी जायंट्स का सामना करता है तब उसे समझ आ जाता है कि नाइटमेयर क्लास साफ होने की घोषणा टेनमा के लिए ही हुई थी। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने दोस्त के लिए बोझ न बने, क्योंकि उसके अनुसार दोनों मिलकर दोगुनी ताकत रखते हैं। इबेरिया जायंट पर छलांग लगाता है, उसके कवच को चकनाचूर कर देता है और इसी के साथ दूसरे चरण का अंत हो जाता है। फुजीवारा घोषणा करता है कि सबसे अधिक अंक पाने वाले केवल शीर्ष 10 प्रतिभागी ही नेशनल टूर्नामेंट के मुख्य चरण में पहुंचेंगे। साथ ही पहले और दूसरे स्थान पर रहने वालों को विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। गाकू को पूरा भरोसा था कि हानू के अलावा किसी के भी अंक उससे ज्यादा नहीं होंगे और वही विशेष पुरस्कार प्राप्त करेगा। लेकिन जब फुजीवारा टॉप 10 की घोषणा करता है तो पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है। लीडर बोर्ड देखकर हर कोई हैरान था। हमारे नायक ने 1 लाख से भी ज्यादा अंक हासिल किए थे, जबकि जिन तेवा ने अपने समय में केवल 60,000 अंक बनाए थे। सभी समझ जाते हैं कि इस स्कोर के साथ टेनमा पूरे देश में आसानी से प्रथम स्थान हासिल कर सकता है। हर परगेटरी जायंट को मारने पर केवल 5,000 अंक मिलते थे, इसलिए रेमू सोचने लगता है कि आखिर टेनमा ने कितने जायंट्स मारे होंगे कि उसका स्कोर इतना पागलपन भरा हो गया। दूसरी ओर घाना को विश्वास ही नहीं होता कि वो तीसरे स्थान पर आया है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसने कभी सुना तक नहीं, उससे कहीं ज्यादा अंक ले आया। सिया भी टेनमा और अपने बीच की ताकत का अंतर देखकर उदास हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो लड़ाकू बनने के लिए बनी ही नहीं है। फुजीवारा घोषणा करता है कि प्रांतीय क्वालिफायर समाप्त हो चुके हैं और टेनमा पूरे राष्ट्रीय रैंकिंग में 65,000 अंकों की बढ़त के साथ सबसे ऊपर है। इबेरिया अपने पिता का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वे खुश होंगे। वो अपने दोस्त के प्रथम स्थान पर आने की खुशी मनाता है और साथ ही खुद पर भी गर्व करता है कि उसने डबल वन नाम की प्रतिष्ठा को शर्मिंदा नहीं किया। इसी के साथ 21वें सेवियर अलायंस नेशनल टूर्नामेंट क्वालिफायर समाप्त हो जाते हैं और हमारा नायक कठिन लड़ाई के बाद अपने मित्र को सहारा देकर बाहर ले जाता है। इसी दौरान साउथ कॉन्टिनेंट डिस्ट्रिक्ट 1 में एक लड़ाका इस बात से चिढ़ रहा था कि उसे इतनी जल्दी सिर्फ एक बूढ़े आदमी को ध्यान करते देखने के लिए बुलाया गया। उसका साथी उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति साउथ कॉन्टिनेंट का कमांडर है जो भविष्य देख सकता है। लेकिन वो लड़ाका सवाल करता है कि अगर बर्गर भविष्य देख सकता है तो बैरियर बनने के बाद ही सूचना क्यों मिलती है? अगर वो सच में भविष्य देख सकता है तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि मोनोलिथ कहाँ गिरने वाले हैं। बर्गर समझाता है कि वो केवल भविष्य का छोटा सा हिस्सा देख सकता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां 100% सही होती है और यही वजह है कि वो इजुमी जैसे मानवता के महान योद्धाओं के बराबर खड़ा है। तभी अचानक बर्गर घबरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसके अनुयायी उसे संभालते हैं और वो चिल्लाकर बताता है कि उत्तर महाद्वीप खतरे में है। जल्द ही एक विशाल डिजास्टर बीस्ट उत्तर महाद्वीप पर हमला करने वाला है और उनमें एक ऐसा भी है जिसका स्तर 100 से ऊपर है। दूसरी तरफ टेनमा के आंकड़े आखिरकार 1,500 अंकों को पार कर जाते हैं। सामान्य तौर पर हर लेवल अप पर 50 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए 1,500 अंक किसी सामान्य अवेकनर के लगभग लेवल 30 के बराबर थे। उसकी एजिलिटी और डिफेंस पैसिव स्किल्स की वजह से अनंत तक बढ़ सकती थी और मना सेंस की पैसिव एबिलिटी उसे लगभग असीमित मना रिकवरी देती थी। लेकिन अटैक पावर ही एकमात्र चीज थी जिसे बढ़ाने का कोई तरीका उसके पास नहीं था। वो सोचने लगता है कि क्या इसे बढ़ाने का कोई उपाय हो सकता है। तभी उसके दोस्त उसे खाने के लिए बुलाते हैं। वो इस समस्या को फिलहाल छोड़ देता है और तय करता है कि बाद में अटैक पावर बढ़ाने वाली कोई स्किल ढूंढेगा। खाने की मेज पर पहुंचकर उसे इबेरिया दिखाई नहीं देता। आया बताती है कि उसने पहले उसका इलाज किया था और उसके घाव पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो बेहद थका हुआ था, इसलिए अभी भी सो रहा है। रेमू को अब भी हैरानी थी कि इबेरिया उस नाइटमेयर क्लास को पार कर गया जिसे वो और सिया भी पार नहीं कर सके थे। तभी अचानक सिया पीछे कुछ देखकर चौंक जाती है। वो रेमू से पीछे देखने को कहती है और एक लंबा सा साया देखकर रेमू भी डर जाता है। अगले ही पल इबेरिया खाने पर टूट पड़ता है और बेतहाशा खाना शुरू कर देता है। रेमू उसे डांटता है कि उसने सबको डरा दिया और ऊपर से किसी और की मेज पर बैठकर खाना भी शुरू कर दिया। इबेरिया प्लेट नीचे रख देता है। रेमू को लगता है कि शायद वह लड़ने वाला है, लेकिन इसके बजाय वो स्वादिष्ट भोजन खाकर संतुष्टि की सांस छोड़ता है।
है। जब उसे पता चलता है कि खाना रेमो ने बनाया है तो वो उसे सलाह देता है कि अवेकनर बनना छोड़कर शेफ बन जाए, क्योंकि उसमें उसकी असली प्रतिभा है। तभी इजुमी उनकी बातचीत रोककर सभी से पूछता है कि वे सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं। रेमो कुछ देर सोचता है। उसका सपना सेवियर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और पूरी दुनिया घूमकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना है। इसलिए उसका सबसे बड़ा डर बूढ़ा होना है। उसे डर है कि उम्र बढ़ने के बाद उसमें दुनिया घूमने की ऊर्जा नहीं बचेगी और उसकी स्वाद पहचानने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। सिया डॉक्टरों के परिवार में पैदा हुई थी और अस्पताल में ही बड़ी हुई थी। बचपन से उसने लोगों को तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित देखा था। उसी अनुभव ने उसे इतना डरा दिया था कि अब किसी को साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाए तो वो घबरा जाती थी। तभी हमारे नायक को समझ आता है कि उस दिन उसके छींकने पर सिया अचानक वहां से क्यों भाग गई थी। इजुमी उन्हें बताता है कि अवेकनर्स की उम्र सामान्य इंसानों से लगभग दोगुनी होती है और वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए वे अपने डर को छोड़ सकते हैं। लेकिन इबेरिया का डर क्वालिफायर्स में असफल होना था। अब जब वो पास हो चुका है तो उसका नया डर टेनमा के साथ लड़ने का मौका खो देना है। अपनी बात कहने के बाद वो टेनमा को भी अपना डर बताने के लिए मजबूर करता है। सभी को लगता है कि उनका दोस्त शायद किसी भी चीज से नहीं डरता, लेकिन हमारा नायक स्वीकार करता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उसे अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी थी। बेबसी, क्रोध और दुख जैसी भावनाओं ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। तभी सिया और रेमू उसकी जिंदगी में आए। जब वो रो रहा था तब वे उसके पास आए और उसे नीचे देखने के बजाय सुंदर आसमान की ओर देखने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या वो बीमार है और जरूरत पड़े तो उसे अस्पताल ले जाने तथा खाना खिलाने की पेशकश की। उनके स्नेह और गर्मजोशी ने उसे उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो सेंजी, आया और इबेरिया से मिला। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसने एक नया परिवार पा लिया है। हमारा नायक स्वीकार करता है कि बहुत समय बाद उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ है और वो चाहता है कि ये पल हमेशा बना रहे। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अकेले रह जाने से डर लगता है। टेनमा को इतना शांत, कोमल और भावुक देखकर आया की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जो पहले बेहद ठंडा और डरावना दिखाई देता था। तभी अचानक इबेरिया उस पर झपटकर उसे गले लगा लेता है और वादा करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इजुमी उन्हें बताता है कि उसने ये सवाल इसलिए पूछा था ताकि ये समझ सके कि सेवियर बनने के बाद जब वे असली खतरों का सामना करेंगे तब कहीं उन्हें अपने चुने हुए रास्ते पर पछतावा तो नहीं होगा, क्योंकि एक सच्चे सेवियर को कभी पछताना नहीं चाहिए। वो सभी को याद दिलाता है कि बिना किसी पछतावे के मृत्यु प्राप्त करना हर सेवियर का अंतिम लक्ष्य होता है। इसके बाद वो सबको आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि किसारागी और होरिनो को अगले दिन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वापस लौटना था। अगली सुबह सभी एक दूसरे को विदा कहते हैं। इबेरिया रेमू से कहता है कि किसी दिन उसे फिर से अपने हाथ का खाना खिलाए। उसे रोता हुआ देखकर हमारा नायक सोचने लगता है कि आखिर ये कब इतना घुल मिल गया। तभी उसे याद आता है कि वो सिया से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो फैसला करता है कि ये बात मेन टूर्नामेंट में पूछेगा। अचानक आया दौड़ती हुई उनके पास आती है और साउथ कॉन्टिनेंट से मिली एक अत्यंत गोपनीय सूचना के बारे में बताती है। वो इजुमी से कहती है कि इस जानकारी की सुरक्षा श्रेणी बहुत ऊंची है और इसे केवल लेवल 50 या उससे ऊपर के सेवियर्स तथा कॉन्टिनेंट कमांडर्स को ही बताया जा सकता है। लेकिन इजुमी आया से कहता है कि वो सबके सामने ही बता दे, क्योंकि उसे अपने शिष्य और उसके मित्र पर पूरा भरोसा है। आया एल्डर बर्गर की भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि अगले 3 दिनों के भीतर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर एक विशाल डिजास्टर बीस्ट अटैक होने वाला है। टेनमा पूछता है कि क्या ये भविष्यवाणी सचमुच भरोसेमंद है। उसका मित्र बताता है कि बर्गर 5 महाद्वीपों में प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है और उसकी भविष्यवाणी लगभग निश्चित भविष्य के समान मानी जाती है। आया तुरंत इजुमी से नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट छोड़ने का अनुरोध करती है। इजुमी समझता है कि इतनी बड़ी डिजास्टर बीस्ट आर्मी बिना कारण हमला नहीं करेगी और उसे महसूस होता है कि संभवतः असली लक्ष्य वही है। वो खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वही रुकने पर विचार करता है, लेकिन आया विरोध करती है। वो कहती है कि सीधा युद्ध उसकी विशेषता नहीं है और उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। वो उससे कुछ समय के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट में चले जाने की विनती करती है। हमारा नायक भी आया की बात से सहमत होता है और खुद रुककर लड़ने की पेशकश करता है, लेकिन इजुमी मना कर देता है और टेनमा से कहता है कि उसके लिए एक और महत्वपूर्ण काम है। टेनमा तर्क देता है कि अपने गुरु की रक्षा करना सबसे जरूरी है, लेकिन इजुमी उसे बताता है कि इबेरिया के पिता एडन 5 महाद्वीपों के सबसे महान क्राफ्टर्स में से हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए वो अपने शिष्य को इबेरिया के साथ जाकर एडन की रक्षा करने का आदेश देता है। साथ ही कुछ अवेकनर्स को भी सहायता के लिए भेजने का निर्णय लेता है। टेनमा को लगता है कि इजुमी जानबूझकर उसे युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए अपनी सेना बांट रहा है। इसके बाद इजुमी आया को 3 आदेश देता है। पहला, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के सभी नागरिकों को हमले की सूचना देना और लेवल 50 से नीचे के अवेकनर्स की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। दूसरा,
लेवल 50 और उससे ऊपर के सभी अवेकनर्स को सतर्क करना ताकि वे किसी भी समय डिजास्टर बीस्ट्स को रोकने के लिए तैयार रहें। तीसरा, हीन को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बुलाना क्योंकि वहां जनसंख्या कम है और नागरिकों की सुरक्षा की चिंता किए बिना वे सीधे राक्षसों का सामना कर सकेंगे। आया अपने पिता को सूचित करती है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और हीन भी जल्द पहुंच जाएगा। जब इजुमी उसे जाने के लिए कहता है तो वो उसकी आंखों में झिझक देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो किस बात को लेकर उत्सुक है। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने टेनमा को एडेन के पास भेजने का फैसला क्यों किया। अपनी जिज्ञासा छिपा न पाने पर आया उसकी ओर देखती है और इजुमी समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि वे उन भविष्यवाणी किए गए डिजास्टर बीस्ट्स का सामना करने वाले हैं जिनका स्तर 100 से भी ऊपर हो सकता है। यदि टेनमा उनका सामना करेगा तो उसे पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा और ऐसा करते समय उसकी सारी स्किल्स उजागर हो जाएंगी। आया तुरंत विरोध करती है। वो कहती है कि ऐसा करने से डिजास्टर बीस्ट्स भी उसकी ताकतों और कमजोरियों को जान जाएंगे और भविष्य में उसके खिलाफ तैयारी कर पाएंगे। तब उसके पिता टेनमा के बारे में एक और बात बताते हैं। वे कहते हैं कि उसकी बहुमुखी क्षमताओं के बावजूद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अटैक पावर है। उच्च स्तर के लोगों के बीच ये अफवाह है कि एडेन के पास ऐसा आर्टिफैक्ट है जो किसी की ऑफेंसिव पावर को अत्यधिक बढ़ा सकता है। यदि टेनमा उसे प्राप्त कर लेता है तो वो लगभग हर क्षेत्र में पूर्ण अवेकनर बन जाएगा और उसकी आखिरी कमी भी दूर हो जाएगी। भविष्यवाणी के पहले दिन रात लगभग 8 बजे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के जिलों पर मोनोलिथ्स गिरने लगते हैं और इसी के साथ हमले की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 2 में टेनमा और इबेरिया पूरी गति से सड़कों पर दौड़ रहे थे। उनका लक्ष्य एडेन तक पहुंचना था क्योंकि वे जानते थे कि डिजास्टर बीस्ट अटैक किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। तभी वे आकाश से एक मोनोलिथ को नीचे गिरते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि हमला शुरू हो चुका है। वो सीधे शहर के केंद्र में गिरता है। टेनमा को नहीं पता था कि सभी नागरिक सुरक्षित रूप से बाहर निकल पाए हैं या नहीं। अगर अभी कोई डिजास्टर बीस्ट प्रकट हो गया तो भारी जनहानि होना तय था। पूरे शहर में अफरातफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसा एल्डर बर्गर ने भविष्यवाणी की थी। इस बीच टेनमा सावधानी से उस बैरियर को देखता है जो क्षेत्र के चारों ओर बन रहा था। उसके सामने एक कठिन चुनाव खड़ा था, या तो वो नागरिकों को बचाए और अनगिनत जिंदगियां बचाने की कोशिश करे या फिर अपने मिशन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखे। वो जानता था कि लोगों की मदद करने में समय लगेगा और उनकी यात्रा धीमी हो जाएगी। दूसरी ओर वो इबेरिया से सहायता मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाता क्योंकि इबेरिया पहले से ही अपने पिता की चिंता में डूबा हुआ था। वो बेहद थका हुआ होने के बावजूद एक पल के लिए भी रुकने की बात नहीं कर रहा था। गाइस, हाइप दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट पार्ट।